भाई मैं को होस्ट ललित जी को मैंने को होस्ट कर दिया है। जब तक है संभाल लेना। अगर आपका समय हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। हम राधा जी को दे देंगे सारा संभालने का काम। जी जी जी। अभी बना दिए, एक साथ ही बना दीजिए सर, देख अरे लेंगे। हाँ, मैं आपको भी करता हूँ अभी। राधा जी कहाँ है? चली गई। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर आपने ना एक दिन क्लास में बोला था ना कि चंद्र पर्वत पे सर्कल जो बना होता है उसके ऊपर एक पूरी पीडीएफ है आपके पास में। जो मुझसे पर्सनली मांगेगा मैं उसको भेज दूंगा पर्सनल नंबर पर। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल कहा सर था। मुझे तो चाहिए सर वो। हाँ जी, बिल्कुल दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा नाम उमा कटारा है सर। अच्छा जी, उमा कटारा, ठीक है जी उमा हाँ जी। हाँ जी। मैं ठीक सर है। बिल्कुल। ग्रुप में भेज दीजिए सर। ठीक है, ग्रुप पे भेज देते हैं, जिसको समझ में आवे आप ले लेना। जी सर। जी थैंक यू सर, बिल्कुल। गुरु जी प्रणाम। थैंक यू सर। ये आपके राधा जी का, मेरे को राधा जी नहीं मिल रही है आज। मैं कनिका आ गई हूँ मैं सर। नहीं, लेकिन वो आप सभी जो दिखते हो ना, वो कहाँ भाग गए हो आज? राधा जी, आप होस्ट हो और ललित सर को होस्ट है, ठीक हाँ है। जी। राधा जी नहीं दिख रही है। राधा जी है राधा जी है। राधा जी है, लेकिन मेरे पास एक लिस्ट बन गई, उस लिस्ट में वो दिख नहीं रही है। हाँ, अब आ गए। हाँ जी, कनिका जी प्रणाम। मैंने हैंड राइट है। जी जी, राधा राधा जी। हैंड हाँ जी। मेक को होस्ट कंफर्म। राधा। सर माता नहीं है। हाँ जी, हो गया। आप आपको मेरी जरूरत नहीं है। कनिका बहन को बना दीजिए, कनिका बहन को बना दीजिए आप पोस्ट। ऐसा कर लेते हैं, उनको भी बात हाँ करते हैं। जी, हाँ मेरी तो आवश्यकता नहीं रही अब। सबका साथ सबका विकास होगा। जैसे हमारे मोदी साहब सबके साथ चल रहे हैं, वैसे हम भी सबके साथ चलेंगे। सर नमस्कार। अब जो आगे की पीडीएफ है ना, और सर रिकॉर्डिंग दे देना सर, एक बार दोबारा सुन लेते हैं साथ ही साथ, तो ना थोड़ा सही से रिवाइज हो जाता है सर। जी आदरणीय, मैं देता हूँ। मैं आज जो दे रहा हूँ ना, हाँ जी सर जी। बहुत सारे रिसर्च पेपर लेके आया हूँ। कल बहुत सारे लोगों ने मुझे यहीं पे कक्षा में बोला था कि हमें अलग कुछ पढ़ना है, तो मैं ऐसे विशेष विशेष रिसर्च पेपर और दुनिया भर की प्रमाणित जानकारी लेके आया हूँ। आपको बहुत आनंद आएगा, मजा आएगा। लेकिन इस चक्कर में मेरा समय आज बहुत खराब हुआ है। और जो भी देना है, केवल जबानी नहीं देना है, जो भी देना है वो प्रमाणित देना है। मैंने कह दिया ऐसा नहीं, जो वास्तविक में है ऐसा हमें देना है। तो प्रयास वो रहता है। तो उसकी तिथि, उसके आयोजक, जिन्होंने रिसर्च किया, उनके नाम, उन्होंने कहाँ पब्लिश किया, ये सारी जानकारी लेके आके आपके तक साझा करने में बहुत समय रहा आज मेरा। तो मैं आपको कल या परसों में ज्यादा से ज्यादा सारी चीजें दे दूंगा। आप निश्चिंत रहें। अच्छा, कल थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। 11वां दिन है आज हमारा। कल शायद आभा जी मुझे पूछ रही थी बार बार कि उंगलियों की लंबाई कैसे गिने, और वेदपाल जी ने एक बड़ा शानदार सुझाव दे दिया था कि हम इसे वर्नियर से गिन सकते हैं। तो जैसे वर्नियर से हम गिन सकते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक फोटो लगा दी है। आप सभी लोग पीडीएफ में देखें, आपको दिखेगा। तर्जनी के ऊपर एक अंकित कर दिया है बिंदु, तर्जनी के सिर के ऊपर। और तर्जनी के हथेली में जहां जुड़ा होता है, वहां एक बिंदु अंकित कर दिया है। हमें इसकी लंबाई गिननी है। और कल और किसी ने पूछा था कि उंगलियों के दो दो रेखाएं दिख रही है, उसका क्या करें, तो उसको कौन सा गिने? तो दो रेखाएं जो होती है ना, मैंने बताया था, जहां वास्तविक आपकी उंगली मुड़ती है, जहां बेंड होती है, वहां का बिंदु महत्वपूर्ण है। तो उसी आपके निवेदन को पकड़ के ये फोटो आपके सामने प्रस्तुत किया है। अनामिका के एक तीसरे पोर के हथेली के साथ जुड़ने वाली जगह पे जो लाइन बनी है, उसी के ऊपर एक बिंदु को अंकित किया है। अनामिका के सर के ऊपर एक बिंदु अंकित किया है, और उसको वर्नियर कैलिपर से गिना है।
आशा करता हूं ये आपके लिए काफी सहज, सरल और प्रमाणित तरीका हो जाएगा पढ़ने का, उंगलियों की लंबाई गिनने का, और इसी के आधार पर दुनिया भर के रिसर्च को पढ़ने। ये जो तरीके हैं ये विश्व में सर्वदूर एक ही तरीके को मान्यता प्राप्त रूप से देखा जाता है। ये तरीके प्रमाणित तरीके जो हमारे पहले के बहुत सारे अभ्यासकों ने तरीके दिए हैं, वो हम सभी जगह इस्तेमाल नहीं कर पाते, और करेंगे भी तो उसमें वो जो एक प्रमाणित तरीका चाहिए वो नहीं है, संदेह से भरे होते हैं। तो ये जो तरीका है वर्नियर कैलिपर वाला, ये बहुत शानदार वेद जी ने सुझाव दिया था, और उसी का प्रमाणित फोटो में लगा दिया मैंने वर्नियर कैलिपर का ही। तो ये आशा करता हूं सबको ये तरीका समझ में आ गया है, और अगर ये समझ में आ गया है तो आगे बढ़ूं क्या मैं? सबको समझ में तो आ गया है ना ये? वेद भाई और राधा जी देखिए ये सही है ना? सर बहुत अच्छा दिखाया है, आप आगे बढ़िए सर, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। अब हमें गुरु की उंगली शुरू करनी है, और गुरु की उंगली पहली उंगली है, उसको और अनामिका को साथ में पढ़ेंगे। बाद में हम मध्यमा और कनिष्ठा को समझेंगे। कनिष्ठा को अंगूठे के साथ भी समझें, यह अनुपात है। कनिष्ठा और अंगूठे का एक अनुपात है। सबसे मशहूर अनुपात है 2D 4D। इस पर किसी ने अभ्यास किया है क्या? इसके पूर्व, ये कक्षा होने के पूर्व आप में से किसी ने 2D 4D अनुपात पे अभ्यास किया है? पता ही नहीं है सर, है क्या चीज। ओके ओके ओके। और किसी को मालूम है इसके बारे में? तो एक मजेदार अभ्यास आज आपके सामने आएगा। विश्व, परम आदरणीय है, आपने हमें सिखा तो रखा है। हाँ जी, आपको तो मालूम है राधा जी, आप तो इस विषय में बहुत आगे निकल गए हो। हाँ सर, पता है 2D 4D। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ। राकेश भाई आप, अरे आप बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हो सब, आपको पता होना तो संभव ही है। चलिए, लेकिन मतलब आप लोगों की पहचान है। राधा जी तो डर्मेटोग्राफिक्स कर चुकी, तो उनको तो ये बकायदा मालूम होना ही चाहिए। आपको भदौरिया सर के कारण मालूम है, और आपका व्यक्तिगत स्तर पे भी अभ्यास बहुत अच्छा है। बहुत सारी चीज़। तो चलिए, बाकी लोगों के लिए ये जो अभ्यास है ये अलग होगा और मजेदार भी होगा। इसमें बहुत सारा विज्ञान पढ़ना है, तो हम पारंपरिक रूप से अभ्यास को भी समझेंगे और नए कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से भी समझेंगे। यात्रा थोड़ी लंबी और थोड़ी विस्तारित होने की संभावना है। आपने अनुमति दी है, मैं उस दिशा में चल रहा हूं। देखिए, ये उंगली की लंबाई और उसका आकलन कैसे करें। उंगली की लंबाई का सही आकलन करने के लिए तीसरी उंगली की लंबाई मापना आवश्यक है। जैसे ये 1, ये 2, ये 3, 4 और ये 5। 1 2 3 4 5, तीसरी उंगली यानी आपकी मध्यमा उंगली की लंबाई का सही आकलन करने आपको तीसरी उंगली को और उसकी लंबाई को मापना आवश्यक है, जिससे तीसरी उंगली के सिरे और हथेली से तीसरी उंगली का अलग करने वाला समीपस्थ क्रीज। देखिए, मैंने अभी बताया, तो जो 2 उंगली रेखा है उसमें से सबसे जो निचली रेखा है हथेली को समीपस्थ है, जहां आपकी प्रत्यक्ष उंगली मुड़ती है, वहां पे आप इसको बिल्कुल गिने, और यहाँ पे आपको उंगली का अभ्यास हो जाएगा। अब हमें यहाँ कुछ नए अभ्यास भी करने हैं। PBPN, पाम ब्रेथ, पाम लेंथ। आपके हाथ की कुल लंबाई कैसे गिनेंगे? देखिए, आपकी मध्यमा की लंबाई, मध्यमा से आपके नीचे जो मणिबंध रेखा है वहां तक आपकी हाथ की लंबाई है। PBPL, और इसके फिर आगे गणित भी आएंगे। और चौड़ाई तो मैंने आपको बताई। अंतकरण रेखा और जीवन रेखा की शुरुआत के बिंदुओं को आपको पकड़ना है। आप इसको भी वर्नियर से गिन सकते हैं, मध्यमा को भी वर्नियर से गिन सकते हैं। अगर आपके पास वर्नियर नहीं है, आप
स्केल ले लो। वर्नियर एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत प्रमाणित तरीका है, जिसमें गलतियां होने की संभावना ना के बराबर। स्केल से कई बार हमारे हाथ से अभ्यास जब तक नहीं होता तब तक गलतियां हो सकती है। गिनते गिनते 1 मिनट में ऊपर नीचे करने में भी कई बार गलती हो जाती है, लेकिन वर्नियर में गलती होने की संभावना बहुत कम है। तो कल जो प्रस्ताव आया था, वो प्रस्ताव हमें बहुत अच्छा लगा कि वर्नियर से हम इसको गिनेंगे। हालांकि उंगली की लंबाई का महत्व हाथ के अन्य आयामों के संदर्भ में भी समझ में आता है, इसलिए किसी व्यक्ति की उंगली की लंबाई को कोई विशिष्ट अर्थ देने के लिए हथेली की चौड़ाई, मेटाकार्पल हड्डियां, ये जो आपकी चौड़ाई है, यहाँ पे जो हड्डियां हैं इसको मेटाकार्पल हड्डियां कहते हैं, और हथेली की लंबाई, उंगली की क्रीज और कलाई की क्रीज के बीच की दूरी। अब ये क्रीज क्या है? जो समीपस्थ रेखा है जहां दो अलग अलग हिस्से जुड़ रहे हैं, उंगली और हथेली जुड़ रही, वो एक क्रीज अंग्रेजी में उसको कहते हैं। और हथेली की क्रीज कौन सी है? मणिबंध रेखा की स्थिति, जहां मैंने यहाँ पे अंकित कर दिया है, जहां हथेली आपके हाथ से जुड़ती है। ऐसे ऐसे बिंदुओं को ढूंढ के वहां आपको इसका एक शुद्ध प्रमाणित अभ्यास तैयार करना है कि व्यक्ति के हाथ की लंबाई कितनी है, उंगलियों की लंबाई कितनी है, और फिर आगे इनके सारे अनुपात, इनके सारे प्रपोर्शंस है। एक सदी से अधिक समय से उंगलियों की लंबाई को आनुवंशिक और हार्मोन के संयुक्त प्रभाव के प्रतीक माना जाता रहा है। देखिए, मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, जो निरंतर विज्ञान में नए नए अभ्यास आ रहे हैं, मैं उसको पढ़ा रहा हूं। जो सदियों से आपके भारत में सनातन हिंदू धर्म में या विश्व भर में संशोधन हुए, उसको हम साथ में रखेंगे, लेकिन नए दृष्टिकोणों को इसमें जोड़ेंगे। एक सदी से भी अधिक समय से उंगलियों की लंबाई को आनुवंशिक और हार्मोन के संयुक्त प्रभाव के प्रतीक में माना गया है। माता पिता की एवरेज लंबाई बालक को मिलती है, और बालक का भी जो व्यक्तित्व है वो माता पिता के आनुवंशिक जीन्स के माध्यम से, हार्मोन्स के माध्यम से दिए हुए नतीजों का ही परिमाण है। और इंसान का हाथ, इंसान की लंबाई, उसका व्यक्तित्व, ये सारा आनुवंशिक हार्मोन के संयुक्त प्रभाव में प्रतीत होता है। दुर्भाग्य से उंगलियों की लंबाई के अनुपात का आकलन ठीक से परिभाषित नहीं किया गया है। अब यहाँ पे जिन्होंने इस विषय में बहुत अच्छा अभ्यास किया है वैज्ञानिक स्तर पर, जैसे अभी राकेश भाई देसाई है, ये एक श्रेष्ठतम अभ्यासक है, इनका अभ्यास काफी प्रमाणित भी है, और जिनके पास पढ़ रहा है वो विश्व के श्रेष्ठ गुरु भी है, तो इनके पास ये सारी जानकारियां पहले से होने की संभावना बहुत बड़ी है। लेकिन ऐसे लोग कितने हैं जो भदौरिया जी के पास जा सकते हैं, या जिनके ऊपर भदौरिया जी की कृपा हो? ऐसे लोग कितने? तो दुर्भाग्य से उंगलियों की लंबाई के अनुपात का आकलन ठीक से परिभाषित नहीं किया गया। हमें पहले जमाने से पढ़ाया गया कि उंगलियों को बंद करो, शुक्र पर्वत के मध्य से नीचे चली गई तो उंगलियां लंबी। अब ये सारा जो है व्यक्ति सापेक्ष भी है, इसमें बहुत सारी समय और स्थान सापेक्षता भी है। आप चाइना में जाओ, इंडोनेशिया में जाओ, जापान में जाओ, आप जमैका में जाओ, अमेरिका नहीं जमैका, आप साउथ अफ्रीका में जाओ, हर जगह अलग अलग है। क्या आपको मालूम है अमेरिका की बास्केटबॉल की टीम जो चुनी जाती है, उसमें इंसान की लंबाई, उसकी जो हाइट है, वो कम से कम कितनी चाहिए? मतलब कम से कम एक स्तर है जिसको डिफाइन किया गया है। किसी को मालूम है क्या? अमेरिका में जो बास्केटबॉल की टीम चुनी जाती है, उसको आपको अगर उसमें आपको खुद का वहां चयन करवाना है या वो आपका चयन करेंगे, तो उनके कुछ प्रमाण दिए हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स
उसमें आदमी की लंबाई इतनी चाहिए, फिर उसके शरीर का ढांचा ऐसा चाहिए, वो इतना तेज दौड़ना चाहिए, उसकी गति ऐसी चाहिए। तो मित्रों, वहां पे उनका जो पहला प्रमाण है जो आपको पूरा ही करना होगा, उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपकी लंबाई कम से कम 7 फीट चाहिए। अब यहां ऐसे लंबे हाथ, ऐसे लंबे लोग आएंगे तो उनके हाथ के अनुपात बदल जाएंगे। इसलिए हमें हाथ को जो पढ़ना है ना, उसको बकायदा जीवन और हृदय रेखा के शुरुआत से, उसकी लंबाई से और मध्यमा की लंबाई से। अब तक लगभग सभी स्रोतों ने हथेली की एक पहलू के सापेक्ष उंगलियों की लंबाई के अनुपात को परिभाषित किया है। कुछ स्रोत हथेली की लंबाई का उपयोग करते हैं, अन्य स्रोत हथेली की चौड़ाई। देखिए, कुछ लोग चौड़ाई को गिनते हैं और कुछ लोग लंबाई को गिनते हैं। दिलचस्प बात यह है कि केवल हथेली की लंबाई या हथेली की चौड़ाई का उपयोग करने का तर्क गायब है। आप किस आधार पे हाथ की लंबाई को गिन रहे हो, क्यों गिन रहे हो, उसका फायदा क्या है? उसमें कोई शास्त्रीय तर्क है नहीं आपके पास। हाथ की लंबाई आपने बता दी, लोगों ने समझ ली, हाँ हाँ कर दिया, जबकि पढ़ाने वाले को भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। ऐसा एक रिसर्च है कि इंडिया में गणित पढ़ाने वाले 67% शिक्षकों को गणित की बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर हमारे देश में 67% शिक्षकों को गणित की बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, और बच्चे उसको समझ के क्या आगे अपने जीवन में गणित का उपयोग करेंगे? जबकि गणित में सर्वश्रेष्ठ योगदान भारतवर्ष का, सनातन हिंदू धर्म का रहा। दुर्भाग्य यह है कि हमने तर्क देने बंद कर दिए। हमने न खुद का संतुष्टिकरण किया, खुद को समाधान किया, न दूसरे को समाधान की तरफ हमने ध्यान दिया। तो हमारा प्रयास ये रहता है, पंढरपुर की संस्था का, जो भी पढ़ाओ बिल्कुल प्रमाण के साथ, डंके की चोट पे पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सबको अभ्यास प्रमाणित और शुद्ध मिलेगा, सभी लोग इस विषय के अभ्यास में बहुत गतिमान हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर तर्क ही गायब है कि हथेली की लंबाई या हथेली का चौड़ाई का उपयोग क्या है, ऐसा लगता है कि अतीत में चुनाव केवल मनमानी प्राथमिकताओं के आधार पर किए गए थे। पुराने जमाने में जो भी अभ्यास हुआ है, वो करने वाले बहुत सारे जो अभ्यासक थे, जो लोग इस क्षेत्र में विद्वान थे, उन्होंने उनके दृष्टिकोण को लिख दिया, वही सिखा दिया, पढ़ा दिया। संभव है उनके पास कोई बहुत विशेष जानकारी रही भी होगी, लेकिन उन्होंने उसको साझा किया है कि नहीं मालूम। अन्यथा हमारे पास बहुत अच्छी जानकारी आ सकती थी। लेकिन जब ये हमारा विज्ञान भारत से बाहर चला गया, कीरों के द्वारा इसमें बहुत सारा प्रमाणीकरण किया गया, स्टैंडर्डाइजेशन किया गया, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन में सनातन हिंदू धर्म के अभ्यास को हम ठुकरा नहीं सकते। उनका अभ्यास हमारे अभ्यास के मूल आधार पर ही खड़ा है, मूल को आप नहीं भूल सकते। अब कुछ लोग केवल कीरों को पढ़ाते हैं। कीरो बिल्कुल निस्संदेह है, बहुत अच्छा अभ्यास है, लेकिन आपको विश्व के सभी अभ्यासों को समझ, मैं ये नहीं कहता हूं कि कीरो गलत है, मैं कहता हूं दुनिया भर में जितने रिसर्च पेपर बनते हैं ना, सबको पढ़ो, अपना एक दृष्टिकोण बनाओ, अपने अनुभव से आगे बढ़ो, किसी के अभाव में भी नहीं रहना और प्रभाव में भी नहीं। हम हमारा रास्ता खुद तय करें। उंगलियों की लंबाई के अनुपात को पुनः परिभाषित करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। हथेली की लंबाई और हथेली की चौड़ाई दोनों को औसत के सापेक्ष उंगलियों की लंबाई, जिससे उंगली लंबाई सूचकांक कहा जाता है, हमें उंगली लंबाई सूचकांक के माध्यम से आगे बढ़ना है। यह सबसे प्रमाणित और श्रेष्ठ तरीका है। देखिए, पुनः एक बार मैंने यहां पे आपको बता दिया, आपको 2D 4D इस अनुपात की दिशा में मैं लेके जा रहा हूं। पहले तो 2D 4D क्या है ये समझ लो। जैसे मैंने बताया, अंगूठा 1 है, एक
तर्जनी 2, मध्यमा 3, अनामिका 4 और कनिष्ठा 5। इसमें ये 4D अनामिका है और 2D तर्जनी है। इन दोनों को अगर बाहर निकाल देंगे, ये तैयार हो गया 2D 4D तर्जनी और अनामिका का अनुपात। क्योंकि ये कल जैसे राधा जी ने कुछ हमको जानकारी दी, उसी दिशा में मुझे कुछ आज विस्तार भी करना। तर्जनी का विस्तार, तर्जनी का अभ्यास और तर्जनी के द्वारा बालक के लिंग निर्धारण में जो विशेष बदलाव आता है, या तो वो महिला बनेंगे या वो पुरुष बनेंगे, लड़का बनेगा या लड़की बनेगा, इसका सारा जो अभ्यास है वो इन 2 उंगलियों के मूलभूत अभ्यास के द्वारा आगे बढ़ता है। और मैं जो बन रहा हूं उसके लिए मैंने कुछ आज रिसर्च पेपर भी यहाँ पे प्रस्तुत करने का एक नियोजन किया है। कल राधा जी ने मुझे बताया था कि किसी लड़की का उन्होंने हाथ देखा, उनके पास किसी ने लड़की का एक हाथ भेजा, उन्होंने मुझे व्यक्तिगत स्तर पर फोन करके बताया था कि बड़ी रोचक जानकारी उनके दृष्टिकोण में आ गई है। और यही तरीका है अभ्यास को आगे बढ़ाने का। जब आप शुद्ध रूप से अभ्यास को जुड़ते हो तो आपके सामने बहुत सारे विस्मयकारी अभ्यास सामने आ जाते। किसी ने एक बालिका का, एक लड़की का हाथ उन्हें भेजा और कुछ जानकारी राधा जी को पूछी, तो राधा जी ने तो जो जानकारी दी बड़ी शानदार दी, लेकिन उन्होंने कुछ विशेष टिप्पणियां की, वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। उन्होंने बताया कि संभवतः वो लड़की मर्दाना लिबास पहनती है और मर्दाने तरीके से व्यवहार भी करती है। सारे मर्दाने तरीकों का काम करने का उसका जो एक व्यक्तित्व है वो इसकी अनामिका की लंबाई से दिख रहा है, और संभवतः इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा है। और जैसे उन्होंने ये सारी बताई बातें, वो जिन्होंने हाथ का फोटो भेजा था वो काफी हैरान हो गए। राधा जी आप स्वयं यहाँ पे प्रस्तुत करें, क्योंकि इसी के आधार पर आज मैं एक रिसर्च पेपर भी लेके आया। आप बताएं, सबको निवेदन करें, आपने क्या बताया था और क्या आपका अनुभव रहा। जी परम आदरणीय, मैंने उस बच्ची को कभी देखा नहीं। उसकी मौसी मेरे घर के पास रहती है, तो उन्होंने रिश्ते के लिए बात करी थी कि ये बच्ची जो है इसका हम रिश्ता करना चाहते हैं, तो पर ये रिश्ते के लिए मना कर रही है, आप कृपया इसका हाथ देख दीजिए। तो हमने देखा कि उसकी जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा अलग है और उसकी जो अनामिका थी वो लंबी थी। उससे हम समझ गए कि लड़की बहुत ज्यादा स्वतंत्र विचारों की है। फिर जब हमने अनामिका को देखा आदरणीय, उसकी अनामिका काफी लंबी थी, तो हमने उनको बताया कि उनका व्यवहार इस तरीके से होगा, उनके दाढ़ी, हल्की हल्की दाढ़ी मूंछों पे रोए आते होंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऐसे आते हैं और मैं बड़ी परेशान हूँ, ये क्यों आ रहे हैं मेरे। मैंने कहा आपकी उनकी आवाज जरूर भारी होगी। उनकी मौसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा हाँ उनकी आवाज ही भारी है। मैंने कहा कि उनका जो व्यवहार होगा, वो घर का काम बिल्कुल करना पसंद नहीं करते होंगे, वो सारा टोटल बाहर का काम उनसे करवा लो, वो सुबह से शाम तक 10 बार बाजार में चली जाएंगी। पर अगर आप उनको कहोगे कि 2 टाइम का खाना बना दीजिए, वो बिल्कुल नहीं बनाती होंगी। उन्होंने कहा हाँ, इससे तो हम बहुत परेशान है कि वो रसोई में तो जाना बिल्कुल पसंद ही नहीं करती है वो। तो इस तरीके से सर बहुत सारी बातें हुई। हमने उनको बताया कि उसका तो रहन सहन, तौर तरीका, उसमें पुरुष तत्व ज्यादा होगा लड़की के अंदर। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल लड़की, हमने कहा वो टॉम बॉय की तरह रहती होगी लड़की घर के अंदर। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसी रहती है। पर मैंने कहा वो सबके प्रति, अगर परिवार का हो या घर का हो, क्योंकि उसकी जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा दोनों हाथों में अलग थी सर, और अनामिका दोनों हाथों में बड़ी थी। तो हमने कहा पर ये दूसरों के लिए आधी रात को भी तैयार खड़ी रहेगी परिवार के लिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है। ऐसे करते हुए बहुत सारी बातें हुई इस विषय में सर। जी जी जी। धन्यवाद सर। देखिए ये जो अभ्यास है ना, ये अभ्यास हम डर्मेटोग्राफिक्स में पढ़ा था, और बहुत सटीकता से इन्होंने उस अभ्यास को आज एक प्रमाण के रूप में जाना। और मैं केवल इसको पढ़ाता नहीं हूं, मैं आपको इसका एक आधार भी लेके आया हूं। जैसे ही राधा जी की मेरी बात हुई, मैंने सोचा कि इन्होंने जो बताई है बातें आज सबके साथ साझा भी करेंगे, उसका प्रमाण भी दे देंगे। दुनिया में इसके
उपलक्ष्य में जो संशोधन हुए वो भी प्रस्तुत कर देंगे, तो आप सबका अभ्यास एक मजबूत दिशा में बढ़ेगा। अब 2D 4D से हम क्या क्या देख सकते हैं? नीचे सूचीबद्ध लेख 2D 4D उंगली लंबाई अनुपात से संबंधित भिन्न पहलुओं पर आकर्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ये जो 2D 4D है ना, इसके द्वारा हम क्या देख सकते हैं? हम हार्मोन्स का बैलेंस देखते हैं। इसके लिए 7 रिसर्च पेपर मेरे पास है। उंगली का अनुपात और कामुकता, इसके 10 रिसर्च पेपर हैं। उंगली का अनुपात और रोग, आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? उंगली का, कोई बात कर रहा है क्या? उंगली का अनुपात और व्यक्तित्व 11 रिसर्च पेपर। उंगली का अनुपात और खेल 8 रिसर्च पेपर। प्राइमेट्स में उंगली का अनुपात, प्राइमेट्स यानी आपके बंदर, अधिक उंगली का अनुपात 13 रिसर्च पेपर। मित्रों, इसमें से मैं कुछ आपके पास एक आध 2-3 पेपर रखूंगा जानकारी के तौर पर। जब ये कक्षा पूरी हो जाएगी और आप में इस चीज को जानने की और ललक बढ़ेगी, हम मिलते रहेंगे। सारे रिसर्च पेपर आपको मैं भेज दूंगा। आप जब भी चाहो इसको पढ़ो, जब भी चाहे आपके अभ्यास में आप और मजबूत हो जाओ। मैंने कल बोला था कि समय ज्यादा लगेगा, गहराई बढ़ेगी, अभ्यास बहुत मजेदार मिलेगा। आपको धीमी गति से पढ़ना है, नहीं समझ में आता है मुझे पूछना है, लेकिन हौसला रखें, अभ्यास बहुत मजेदार है। उंगली की लंबाई का पुनर्भाषित होना, विकास, अनुवांशिक और हार्मोन। देखिए, 1 सदी से भी अधिक समय से उंगली की लंबाई को अनुवांशिक और हार्मोन के संयुक्त प्रभाव का प्रतीक माना गया है। दुर्भाग्य से उंगली की लंबाई का अनुपात का आकलन ठीक से परिभाषित नहीं किया गया। अब तक लगभग सभी स्रोतों ने हथेली की एक ही पहलू के सापेक्ष उंगली की लंबाई के अनुपात को परिभाषित किया। अब यह सारी जो जानकारी है, ये उंगली के लंबाई के अनुपात को पुनर्भाषित करने के लिए एक नया अधिक विस्तृत दृष्टिकोण प्रस्तावित करती है। हथेली की लंबाई और हथेली की चौड़ाई के औसत के सापेक्ष उंगली की लंबाई, जिसे उंगली लंबाई सूचकांक कहा जाता है। उंगलियों की लंबाई का अनुपात अनुवांशिक और हार्मोनल विशेषताओं के साथ कैसे बदलता रहा है? हथेली की लंबाई और चौड़ाई दोनों महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए उंगली का लंबाई सूचकांक हथेली के इन दोनों पहलुओं को मिलाकर महत्वपूर्ण परिमाण प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। इस लेख में बताया गया है कि उंगलियों की लंबाई, विकास, अनुवांशिक, हार्मोन कैसे संबंधित है, जिसमें यह भी शामिल है कि उंगलियों की लंबाई भिन्न मानवीय आबादियों पर, जैसे पुरुष और महिला, राष्ट्र, जाति, समूह, सबके लिए, और भिन्न प्राइमेट परिवारों के प्रजातियों में कैसे भिन्न है। अंतिम विधान पे थोड़ा मैं आपको पुनः लेके आता हूं। मैं जो आगे आपको लेख दे रहा हूं, इसमें बताया है कि उंगलियों की लंबाई का विकास अनुवांशिक और हार्मोन से कैसे संबंधित है, जिसमें यह भी शामिल है कि उंगलियों की लंबाई की भिन्नता मानवीय आबादी की कौन कौन सी अलग अलग चुनौतियों को अनुभवित कर रही है। पुरुषों की उंगलियों की लंबाई, महिलाओं की उंगलियों की लंबाई, अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग लोगों के हाथ का तरीका, अलग अलग जाति समूहों में, अलग अलग अनुवांशिक विकारों में या आम अनुवांशिक विकारों में, सब जगह आपके हाथ के अनुपात बदलने वाले हैं। तो किसी एक अनुपात से हम हस्तरेखा का अभ्यास नहीं कर सकते। हमें कोई एक ऐसा गणित चाहिए, ऐसा सूत्र चाहिए जो सबके लिए एक प्रमाणित अभ्यास दे, और वो है 2D 4D अनुपात। आगे से हमें कभी भी लंबाई को 2D 4D अनुपात की दृष्टि से पढ़ना है और उसी के माध्यम से आगे जाएंगे। अभी किसी ने पूछा था कि हाइपोथेनार वर्ल यानी चंद्र पर्वत पर एक रहस्यमयी बहुत बड़ा चक्र बनता है, जिसे हम हाइपोथेनर वर्ल कहते हैं। ये रहस्यमयी है और ये क्या देता है, तो इसका और हमारे जीवन का बहुत करीबी रिश्ता है। अक्सर ये जो हाइपोथेनर वर्ल है, ये बंदरों में पाया जाता है, वो भी विकसित बंदर, काफी विकसित बंदर, जैसे ओरांगुतान, गोरिल्ला, ऐसे जो, उसमें भी और कुछ प्रजातियां हैं जो काफी विकसित है।
जो इंसानी व्यक्तित्व के काफी करीब है उनके हाथ में ये पाया जाता है, और उससे क्या होता है। वैसे ही भिन्न प्राइमेट परिवारों के प्रजातियों को भी ये सारे तत्व लागू होते हैं, क्योंकि हम में और हम हमारे जो पूर्वज है, जो अलग अलग बंदर की प्रजातियां हैं, इनमें बहुत सारी चीज सामान्य रूप से एक मिलती है। तो ये सारा अभ्यास हमें उनके साथ भी एक ही माध्यम से पढ़ना होगा। इस चित्र को तो मैं आपको कल समझाऊंगा। उंगली की लंबाई मापने के विकल्प। उंगलियों की लंबाई भिन्नता का आकलन निम्न तरीकों से किया जाता है। अंगूठे की लंबाई उंगली एक, कैसे गिननी है अंगूठे की लंबाई, देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। ये जो आपकी अंगूठे की और हथेली की एक बहुत गहरी रेखा दिख रही है आपके अंगूठे में, जो हथेली से आपके अंगूठे को जोड़ती है, जहां से अंगूठा मुड़ता है, उसका और अंगूठे का अंतिम बिंदु, प्रथम पोर का अंतिम बिंदु, सबसे ऊपरी हिस्सा, उसे कहेंगे हम B1, और अंगूठा, और ये इसकी प्रमाणित लंबाई। तर्जनी की मैंने अभी आपको बताई, वैसे ही अनामिका की D2 D4, और इसको 2D 4D बोला गया है, तर्जनी और अनामिका। मध्यमा को कैसे गिनना है ये भी बताया, और सबसे महत्वपूर्ण आपकी कनिष्ठा, जिसकी हथेली से ये जहां जुड़ती है, उसके चरम बिंदु दोनों को आपको गिनना है। टू डी 4D अनुपात उंगलियों के अलग अलग भाग है, जिसमें 1D 5D अनुपात, जिसमें ये मेरे हाथ से लिखने में गड़बड़ हो गई है थोड़ी, टाइपिंग में डी के जगह दिन लिख दिया गया है मेरे हाथ से, उसको मैं वापस ठीक कर लूंगा। जैसे 2D 4D अनुपात हम पढ़ते हैं तर्जनी और अनामिका के बीच में, वैसे 1D 5D पढ़ा जाता है। ये 1D है अंगूठा, और 5D है आपकी कनिष्ठ। इन दोनों का एक अनुपात है, इन दोनों का अनुपात है। इन सबके केंद्र में आपकी मध्यमा बैठी है, इन अनुमानों, जो अनुपात है, उनको प्रमाणित करने के लिए, क्योंकि आपकी कनिष्ठा और आपके अंगूठे का भी एक बहुत मजेदार अनुपात है। संभवतः आपने किसी ने उसको जाना होगा या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन यह अनुपात आपको बहुत मजेदार जानकारी और बहुत मजेदार यात्रा भी करवाने वाला है। देखिए यहाँ पे वापस मैंने थोड़ा सा और डिटेल लिख दिया है, कैसे ये प्लस और माइनस है, 2D 4D कैसे हो रहा है, आपको इसमें संभवतः ध्यान में आ जाएगा। इसमें मैं लिखता हूं, ये जो हाथ, इसमें मैंने ऊपर एक प्लस का साइन लगा दिया है, और वो अनामिका के ऊपर है, और दूसरा हाथ है जिसमें मैंने प्लस का साइन लगा दिया है तर्जनी के ऊपर। अब इसमें क्या हुआ, बड़ा सामान्य विषय है। पहले हाथ में जहां प्लस का साइन अनामिका के ऊपर लगा है, वहां अनामिका तर्जनी से बड़ी है, और दूसरे हाथ में जहां प्लस का साइन तर्जनी के ऊपर रखा है, वहां तर्जनी अनामिका के लंबाई से बड़ी है। वो स्मॉल 2D 4D हो गया, जहां अनामिका बड़ी है वो बिग 2D 4D हो गया। अनामिका बड़ी होना बिग 2D 4D, तर्जनी का बड़ा होना बिग स्मॉल 2D 4D। अब ये बहुत गहन अभ्यास है, इसमें बहुत शांति से उतरना है। नीचे लिखा भी है, प्रोपोर्शनल टेंडेंसी इन एक्सट्रावर्ट्स, प्रोपोर्शनल टेंडेंसी इन इंट्रोवर्ट्स। अब क्या है, बिग 4D 2D, प्रोपोर्शनल टेंडेंसीज इन एक्सट्रावर्ट्स, यानी ये बहिर्मुखी लोगों के विचार के हेतु आपको इसको ध्यान में देना है। जब आपका अनामिका का हिस्सा तर्जनी से बड़ा होगा, वो लोग एक्स्ट्रावर्ट्स होते हैं, यानी बहिर्मुख होते हैं।
इसमें अगर पाम छोटा है, फिंगर्स छोटे हैं, अगर लो 2D 4D रेशो बने, लेकिन प्रोपोर्शनल टेंडेंसी इन इंट्रोवर्ट्स, इसमें क्या होगा, ये लोग अंतर्मुख हो जाएंगे जब तर्जनी बड़ी हो जाएगी आपकी, आपका हाथ छोटा, उंगलियां छोटी, लेकिन हाई 2D 4D रेशो। ये कैसे, मैं आपको आगे समझाता हूं, आप इसको समझो फिलहाल की, कभी तर्जनी बड़ी मिलेगी, कभी आपको अनामिका बड़ी मिलेगी। यहां पे ये समझना है कि जब ये बहिर्मुख हो जाता है आदमी, एक्स्ट्रावर्ट होता है, बहिर्मुख होता है। अभी जो राधा जी ने मिसाल दी वो लड़की बहिर्मुख है, घर के अलावा बाहर के सबके कामों के लिए वो तत्पर है, और उसके अलावा जो भी मेहनताना मर्दाना काम है, जो समाज से जुड़े हुए काम है, उसमें वो लड़की काफी ज्यादा सुलझी हुई है, और उसी को वही पसंद है, जबकि उसके घर के काम उसको ज्यादा पसंद नहीं है। वो किनको पसंद आते हैं, इंट्रोवर्ट्स, जिसमें तर्जनी बड़ी होती है। ये लोग अपने परिवार के प्रति बहुत समर्पित, बहुत ही निष्ठावान, और परिवार की हर जरूरत के प्रति बहुत गहरा ध्यान रखने वाले होते हैं। जो भी परिवार के लिए करना इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रथम परिवार, फिर बाद में सब। जब आपकी अनामिका बड़ी हो जाएगी, ऐसी लड़की, प्रथम समाज, बाद में परिवार। और बरोबर राधा जी ने वही पकड़ा, वही बताया, और वही उन्होंने अनुभवित भी किया। देखिए, एक रिसर्च पेपर में रख रहा हूं आपको, एक मजेदार रिसर्च पेपर आपको पढ़ने को मिलेगा, 26 जनवरी 2008, 2D 4D उंगली अनुपात मापने का एक नया तरीका। तर्जनी 2D, अनामिका 4D, उंगली का अनुपात और लिंग तथा हाथ की प्राथमिकता के साथ इसका संबंध। लेखक कौन है, निकोलस ME और CA। उसके बाद येट्स AMJ और लॉप्स MA, ये सारे विदेशों के लेखक हैं। मेलबर्न विश्वविद्यालय में ये संशोधन किया गया था 26 जनवरी 2008, जिसमें 2D 4D के माध्यम से इंसान के लिंग तथा उनके हाथ की प्राथमिकता, हाथ की प्राथमिकता मतलब ये लड़का या लड़की दायां हाथ इस्तेमाल करेगा या बायां हाथ। मैंने कल भी किसी ने सवाल पूछा था, तो बताया था कि दायां हाथ आपका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, बायां हाथ इस्तेमाल होने का बहुत कम प्रमाण है। लेकिन वो क्यों कम है लड़कियों में, वो क्यों ज्यादा है लड़कों, वो क्यों कम है लड़कों में और वो क्यों ज्यादा है लड़कियों में, इस सारे को एक अनुपात के माध्यम से एक 2008 में किए गए एक रिसर्च पेपर को आपके सामने रखता हूं। देखो, मैंने एक लड़की का हाथ लगाया, यहाँ पे फोटो लगाया है, जो दाएं हाथ से लिखती है, राइट हैंड, और ये जो है वो अपने लेफ्ट हैंड से लिखती है, लेफ्ट हैंड। इसको थोड़ा सा समझ लें। 600 छात्रों से एकत्र किए गए आंकड़ों से पता चला, दाएं हाथ से काम करने वाले दाहिनी उंगलियां, दाएं हाथ से काम करने वालों की दाहिनी उंगलियां बाई उंगलियों से लंबी होती हैं, लेकिन गैर दाएं हाथ से काम करने वालों में ऐसा नहीं है। दाएं हाथ से काम करने वालों की दाहिनी उंगलियां बाई उंगलियों से लंबी होती है। देखिए, मैं अगर राइट हैंडेड हूं तो मेरी राइट हैंड की उंगलियां मेरे लेफ्ट हैंड की उंगलियों से थोड़ी लंबी मिलती, लेकिन गैर दाएं हाथ से काम करने वालों में ऐसा नहीं होता है। यानी जो लेफ्ट हैंडेड है, उनकी लेफ्ट हैंड की उंगलियां राइट हैंड की उंगलियों से बड़ी नहीं मिलती है। आप समझ रहे हैं ना चीज को। अब हम इस रिसर्च को अगर आज आनंद ले सके, ओके, नहीं तो कल अपन वापस अपने अपने रूटीन अभ्यास में भी जा सकते हैं। आपने किसी ने सुझाव दिया था कि इसको आप हमें समझाए, तो मैं यहाँ तक लेके आया। तर्जनी और अनामिका उंगलियों के की सापेक्ष लंबाई की जांच से लिंग का स्पष्ट प्रभाव सामने आया। तर्जनी अनामिका उंगली के अनुपात पर हाथ के इस्तेमाल की प्राथमिकता का भी प्रभाव था, जिसमें गैर दाएं हाथ से काम करने वालों ने दाएं हाथ से काम करने वालों की तुलना में अधिक मर्दाना व्यवहार दिखाया।
लेफ्ट हैंडेड लोगों के व्यवहार में राइट हैंडेड लोगों से ज्यादा मर्दाना व्यवहार दिखा। क्यों? जिन छात्रों के हाथ सीधे काम नहीं करते, उनके गर्भावस्था में टेस्टोस्टेरोन की उच्च स्तर के संपर्क में वो आते हैं। जिनके उनके हाथ सीधे काम प्रवृत्ति कम हो गई और उंगलियों के अनुपात में मर्दाना पैटर्न विकसित हुआ। थोड़ा शांति से इसको समझे। लेफ्ट हैंड इंसान का क्यों बना और राइट हैंड क्यों प्रथम बना? हमारे हाथ में ही नहीं है ना ये। हम जाने अनजाने लेफ्ट हैंड से काम करने लगते हैं और हम जाने अनजाने ये राइट हैंड से काम करने लगते हैं। हमारे माता पिता हमें जानबूझ के भी लेफ्ट हैंड को अवॉइड नहीं करवा सकते या राइट हैंड की कंपल्सन नहीं कर सकते। हमारे हाथ में ये क्यों आता है? हम किस कारण से लेफ्ट हैंडेड बन गए, हम किस कारण से राइट हैंडेड? देखिए, इसको यहाँ पे बड़ा मजेदार तरीके से समझा है और ये रिसर्च है, ये कोई मजाक नहीं है। और इसका मैंने पूरा ब्यौरा भी दिया है, किसने किया, कहाँ किया, इसके समय सीमा के साथ। जिन छात्रों के हाथ सीधे काम नहीं करते थे, उनमें गर्भावस्था के दौरान टेस्टोस्टेरोन का उच्च स्तर हुआ। अब ये क्यों हुआ ये नहीं बता सकता। ये तो आज तक कोई विज्ञान का कोई भी आदमी इसको प्रमाणित नहीं कर सका, जबकि मां के पेट में टेस्टोस्टेरोन ना के बराबर होता। महिला का टेस्टोस्टेरोन का कोई संबंध नहीं। वो महिला जब 23 क्रोमोसोम की जोड़ियां लेके चलती है, 23 जोड़ियों में एक्स 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 सभी के सभी एक्स है, लेकिन पिताजी की तरफ से भी एक्स आए हैं। इनके पास पिताजी से वाई नहीं आया और ये लड़की बन गई, लेकिन पिताजी की तरफ से 23 के 23 एक्स आए हैं। तो एक्स के आते आते पिताजी के अंदर के जो टेस्टोस्टेरोन का कंटेंट है वो थोड़ा इनके पास आ गया। अगर वाई आता टेस्टोस्टेरोन हाई आ जाए, लेकिन एक्स आया है ना, पिताजी की तरफ से एक्स आया, वाई नहीं आया, तो क्या हुआ? एक एक्स तो आया है, उसके कारण से उनके पेट में बच्चे का निर्माण होते हुए एक जो महिला बनी, उनके पिता के द्वारा इनको एक्स मिला था, तो वो एक्स इनके टेस्टोस्टेरोन की एक मात्रा को बनाए रखता। बहुत कम रहती लेकिन रहती, ना के बराबर रहती लेकिन रहती। लेकिन गर्भ के 6ठे माह से 12 माह तक, हफ्तों तक, माह नहीं, हफ्तों तक, 6ठे हफ्ते से 12 हफ्ते तक लिंग निर्धारण होता है। विशेष रूप से 8वें सप्ताह के बाद लड़का या लड़की ये तय होना शुरू हो। उस वक्त अगर माता के शरीर में कोई जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन निर्माण हुआ और वो उस बालक को दिया गया, तो वो लोग कई बार बाएं हाथ से काम करने लगते हैं। जिन छात्रों के हाथ सीधे काम नहीं करते, उनमें गर्भावस्था के दौरान टेस्टोस्टेरोन के उच्च स्तर के संपर्क में आने से उनके हाथ सीधे काम की प्रवृत्ति कमी आ गई। मेरा जो राइट हैंड है कम हो गया, मेरा लेफ्ट हैंड ज्यादा सक्रिय हो गया और उंगलियों के अनुपात में मर्दाना पैटर्न विकसित हुआ। मतलब क्या हुआ? मर्दाना पैटर्न विकसित हुआ मतलब अनामिका की लंबाई बढ़ गई, जरूरत से ज्यादा बढ़ गई। दूसरे प्रयोग में 124 स्नातक छात्रों की उंगलियों की लंबाई ट्यूब परीक्षण और हाथ की फोटोकॉपी के माध्यम से की गई। ट्यूब परीक्षण में अनामिका उंगली की लंबाई का अनुमान फोटोकॉपी विधि की तुलना में अधिक लंबा पाया गया। इसके बावजूद दोनों परीक्षणों के बीच मजबूत संबंध था और दोनों का संबंध लिंग से था।
अंत में 45 प्रतिभागियों के लिए किए गए टेस्ट रीटेस्ट स्कोर ने उंगलियों की पूर्ण और सापेक्ष माप के लिए उच्च स्तर के विश्वसनीयता का प्रदर्शन किया। हमारा निष्कर्ष यह है कि ट्यूब तकनीक उंगली की लंबाई मापने का एक प्रभावी उपयोग में आसान तरीका प्रदान करती है, जिससे कक्षा में भी लागू किया जा सकता है। हम ट्यूब तरीका यहाँ पर नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको लंबाई गिनने का वर्नियर कैलिपर या स्केल का परिणाम सिखा रहे हैं। ध्यान दें, इस शोध अध्ययन का एक रोचक पहलू यह है कि परिणाम 2003 में प्रकाशित हैंडेडनेस बाएं हाथ के लोगों के बाएं हाथ की उंगलियां आमतौर पर दाएं हाथ के तुलना में लंबी होती हैं और दाएं हाथ के लोगों के लिए इसका उल्टा होता है। ये रिसर्च पेपर आपको थोड़ा 2-4 बार समझना होगा, पढ़ना होगा। हम इसका उपयोग आगे करेंगे, लेकिन ये रिसर्च पेपर्स होते हैं और इसको निचोड़ के कुछ अभ्यास हम बनाते हैं जो आपको यहाँ पे मैं पढ़ाता हूं। मैं केवल आपकी उत्सुकता के लिए यहाँ पे ये लेके आया हूं। अगर हमें इस पद्धति से पढ़ना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पढ़ा सकता हूं। चलिए, 2D 4D उंगली अनुपात उंगली की लंबाई और हाथ के आकार के अनुपात आधार पर बहिर्मुखी स्वभाव का अनुमान, और एक रिसर्च पेपर है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जन्म से पहले बनने वाले यौन हार्मोन्स भी समलैंगिकता का प्रदर्शन करते हैं। कई बार हमने देखा है कि महिलाओं के साथ रहने में ज्यादा खुश रहती हैं, पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाते हैं, महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाती है। ये किस कारण से हो रहा है, ये भी आपको बड़ा सटीक अभ्यास इस पीडीएफ के माध्यम से मिलेगा। आप चाहो आज पढ़ाऊं, नहीं, हम आगे अभ्यास में बढ़ते हैं और लंबाई और उंगलियों की खासियत समझते हैं। इसमें ऐसे अनगिनत अभ्यास है। देखिए, मैं आपको लेके आया था, यहाँ पे बताता हूं। यहाँ पे कितने रिसर्च पेपर्स आपके लिए दिए गए हैं। देखिए, 7 और 10 17, 17 और 18 35 और 20 55 और 63 रिसर्च पेपर अगर आप चाहो तो हम दे सकते हैं। 3 रिसर्च पेपर में एक मिसाल के तौर पे लेके आया हूं। यह अभ्यास बड़ा सटीक, गहन और बड़ा ही प्रमाणित अभ्यास है। हमें करना है या नहीं करना है, ये आपका रुझान होगा। मैं मिसाल के तौर पर ये सारी चीजें यहाँ पे लेके आया हूं। चाहो तो इस दिशा में आगे बढ़े, अन्यथा हम बाकी अभ्यासों में आगे बढ़े। मित्रों, यहाँ पर जो समलैंगिकता का अभ्यास है, इसका मैंने कल नहीं, 2 दिन पहले के अभ्यास में बताया था कि आपके मस्तिष्क में एसी नामक एक हिस्सा है जिसे हम एंटीरियर कमिक्सचर कहते हैं, जिसके एबनॉर्मल ग्रोथ के कारण इंसान की बाई हाथ की उंगलियों की जो चिन्ह है, उनकी रिज काउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर ऐसे लोग एंटीरियर कमिक्सचर जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाने के कारण गर्भावस्था में ही ये सारी चीजें होती है। ये सारे जटिल रसायनों का परिणाम है। क्यों होता है, कैसा होता है, इसका आज तक कोई प्रमाण विज्ञान के पास अब तक तो नहीं आया। हो रहा है, अनुभवित हो रहा है, संशोधन हो रहा है। संभवतः आने वाले दिनों में इसका भी अभ्यास हमें मिल जाएगा। लेकिन फिर उनके हाथ कैसे हैं, ये अगर देखना है आपको तो देखिए, ये सारा अभ्यास आपके लिए यहाँ पर दिया है। ये अभ्यास समझने में थोड़ा जटिल है, थोड़ा समय खाने वाला है। मिसालें 3 रखी है। आपका इस विषय में आगे बढ़ने का अनुरोध हो, पढ़ाता हूं, नहीं तो हमारी रेगुलर जो अभ्यास चल रही है उसकी दिशा में हम बढ़ते रहेंगे। आदरणीय पढ़ाइए सर। दादाजी, देखिए, सबकी इस विषय में अगर रुचि है तो पढ़ाएंगे। सर बहुत बहुत बढ़िया एनालिसिस है। बहुत काइंडली शानदार गो पढ़ा फॉर रहे हैं इट, सर, आप पढ़ाइए। काइंडली आप तो गो फॉर इट। आप थक जाएंगे, नहीं तो क्या होता है कई बार सर हम लोग थकने वाले नहीं है सर, मुझे अभी नहीं आपके थकेंगे साथ सर। जुड़े हैं। सर सर नया करवाइए। सीखने को मिलेगा सर, नया सर सीखने आप को मिलेगा। इतनी एनर्जी दे रहे हैं तो हम लोग कैसे थक जाएंगे।
ठीक सर ठीक। इतना इंटरेस्टिंग है कि मैंने अपनी 10 बजे वाली क्लास कैंसिल कर दी है। अरे बाप रे। आप कंटिन्यू कीजिए सर। जी ललित जी जय हो बहुत ललित साहब। ठीक ठीक आप सही। कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी जी सर। देखिए सभी सभी लोग सर को हार्ट भेज दीजिए, सर दिल धन्यवाद का निशान भेज धन्यवाद दीजिए सर। धन्यवाद। मैं हाँ आगे जी बढ़ता हूँ। सर सीख नहीं रहे, इंजॉय भी कर रहे हैं साथ के साथ। धन्यवाद है आपका, धन्यवाद है। कुछ सर मेरा तो ये कहना है कि आप ये प्रश्न ही मत पूछो कि मैं ये बोलूं या ना बोलूं, आप तो बस देते रहिए सर। जी धन्यवाद कोई बोलेगा नहीं कि नहीं करके। जी जी हम नहीं थके इतने वर्षों से, तो अभी कौन थक सकता है जी सर। सही है आपका। आपके पास ऐसी ज्ञान की गंगा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जन्म से पहले बनने वाले यौन हार्मोन्स भी समलैंगिकता प्रदर्शित करते हैं। मित्रों, बड़ा दुर्भाग्यशील व्यवहार हम इन लोगों के साथ करते हैं। जो लोग, मैं मिसाल के तौर पे बताऊं, हमारे अमोल पालेकर साहब हैं, इनकी जो बेटी है वो एक लड़की के साथ अपना जीवन बिता रही है, उसने उनको अपना जीवन साथी चुना है। मैंने इस विषय में बहुत सारा काम किया है मित्रों, बहुत सारा। इनमें हम हस्तरेखा में अगर कुछ पढ़ेंगे ना तो बहुत बहुत सतह सतह पर की जानकारी मिलेगी। वो भी बहुत सारी किताबों को आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। बहुत सतह की जानकारी, गहरी जानकारी नहीं मिलेगी इसमें। आपको बिल्कुल गहरी जानकारी मिलेगी और ये अभ्यास निरंतर है। ऐसा कोई दावा नहीं कि ये पूरा हो गया। विज्ञान अपने अपने आप को लंबे निरंतर ऐसे संशोधन में रखता है। कहीं पर भी विज्ञान संपूर्ण रूप में व्यक्त नहीं होता। टेस्टोस्टेरोन का उच्च स्तर मस्तिष्क के समान लिंग के प्रति आकर्षण के लिए तैयार कर सकता है। इस विधान को बड़ी गंभीरता से लेनी चाहिए। टेस्टोस्टेरोन ये ऐसा एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ऐसा एक हार्मोन है जो आपकी अनामिका से संबंधित है। अनामिका के अंदर उसका संपूर्ण अभ्यास दिया जाता है। अनामिका पढ़ाते थे। अनामिका आपकी टेस्टिस से यानी आपकी स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ी है, जिसके आपके सारे टेस्टिस यानी पुरुषों के लिए टेस्टिस, महिलाओं के लिए ओवरीज, वो एस्ट्रोजन उसमें से बनता है। पुरुषों के लिए जो बनता है वो टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन कुदरती तौर पे पुरुषों में ज्यादा ही होता है क्योंकि उनके पास टेस्टिस है, उसको बनाने वाली ग्रंथियां हैं। महिलाओं में तो वो है ही नहीं, उनके पास ओवरीज है जो एस्ट्रोजन बनाती है। फिर भी कई बार महिलाओं में अगर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा गलती से ज्यादा आ गई, बहुत ज्यादा आ गई, मां के पेट में कुछ जटिल बन गया, वो क्या करेगी? अपने जीवन में अपने समान दूसरी जो औरत है जिसके साथ भी यही हादसा हुआ है, ऐसे ही महिलाओं के साथ अपने यौन संबंध बनाएंगी, उनके साथ वो अपना जीवन खुशी खुशी बिताएगी। और हम इन लोगों को बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण नजर से देखते हैं और बड़ा अनुचित व्यवहार करते हैं। हमें कोई हक नहीं है कि कुदरत के किसी भी निर्मिति का हम अपमान करें। हमें सम्मान करना होगा क्योंकि कुदरत ने इन रचनाओं को खुद बनाया है। हमें सभी ऐसे लोगों के प्रति दयालु और सम्मान की भूमिका रखनी होगी। जैसे एक पुरुष दूसरे पुरुष का सम्मान करता है और एक पुरुष महिला का भी सम्मान करता है, क्योंकि एक प्रमाणित रूप में दोनों को देखता है। पुरुष पुरुष के रूप में पूर्ण दिख रहा है, महिला महिला के रूप में दिख रही। लेकिन कई बार हम ऐसा लड़का या लड़की देख लेते हैं, ऐसा लड़का जो बिल्कुल लड़की जैसा व्यवहार करने लगता है, ऐसी लड़की जो काफी मर्दाना किस्म की हो गई। जैसे कल ही राधा जी ने इसी अभ्यास को पकड़ा, एकदम अनामिका बड़ी हो गई, एक टेस्टोस्टेरोन का जो अभ्यास प्रमाण जो एकदम बढ़ गया, उसका अपने समान लिंग के प्रति आकर्षण हो गया। अब अगर लड़का है और अनामिका जरूरत से बहुत ज्यादा बड़ी हो गई
वो लड़के के प्रति आकर्षित हो जाएगा, और लड़की में भी अनामिका जरूरत से ज्यादा बढ़ गई, वो लड़की के प्रति आकर्षित हो जाएगी। ये अभ्यास आपको जब भी कभी ऐसे कोई लोग मिले, उनके हाथ में आपको ये देखना होगा। ये अभ्यास कहाँ किया गया, कैसे किया गया, कौन सी तारीख में कितने लोगों के ऊपर किया गया, कौन सी यूनिवर्सिटी में सबमिट किया गया। आपको अगर ये सारी जानकारी चाहिए तो मैं आपको कल पीपीटी के द्वारा सारी जानकारी यहाँ पे प्रेषित कर दूंगा। रोचक बात यह है कि शोध से पता चलता है कि जन्म से पहले टेस्टोस्टेरोन का स्तर महिलाओं में समलैंगिकता से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। जैसे कि आर्काइव्स ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर नामक ग्रंथ लिखा गया है, मैं प्रकाशित एक लेख बता रहा है, और जो लेखक है मैकफेडेन, इनका कहना है कि समलैंगिक महिलाओं में मर्दाना उंगली अनुपात बड़ा होने की संभावना सामान्य महिलाओं के तुलने में ज्यादा होती है। अभी इसको मर्दाना उंगली क्यों कहा है, क्योंकि ये है अनामिका। मैंने जानबूझकर इन शब्दों का प्रयोग यहाँ पे किया। और अनामिका टेस्टोस्टेरोन यानी मर्दाना हार्मोन्स के लिए मानी जाती है, जानी जाती है। अगर मर्दाना उंगली महिलाओं में सामान्य महिलाओं के अनुपात में अगर बड़ी हो गई, बहुत अधिक बड़ी हो गई, तो ये इन व्यक्तित्वों में ये सारे बदलाव आ जाएंगे। और आर्काइव्स ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर नामक इंटरनेशनल रिसर्च पेपर है, जिसमें मैकफेरेन नाम के एक लेखक बताते हैं कि आपको ये ध्यान रखना है कि लड़की के हाथ में अगर जरूरत से ज्यादा अनामिका बड़ी हो गई तो वो उनके माता पिता के लिए एक आगामी सूचना है। ऐसे लड़की का अगर आप विवाह करेंगे, वो लड़की अपने पति के घर रह नहीं पाएगी, और वो उचित समय पे वहां से निकल जाएगी, और जीवन में वो एक ऐसा बहाव आएगा जब वो अपनी खुद की पसंदीदा लड़की के साथ अपना जीवन बिताने के लिए आगे बढ़ेगी। शुरू में अमोल पालेकर साहब और चित्रा पालेकर बहुत रोए। आप सभी लोग अमोल पालेकर साहब को जानते हो ना, बहुत नामी गिरामी हाँ जी सर जानते हैं। फिल्म स्टार है। आप उनके और चित्रा पालेकर के बारे में अगर गूगल पे कोई पढ़ो कि उनकी लड़की के जीवन में कैसा हादसा हो गया, मैं तो एक मिसाल दे रहा हूं, ये बहुत रोए, बहुत परेशान हुए, बहुत लड़ाई हुई इनकी बच्ची के साथ। चित्रा पालेकर ने उसको बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुमको लड़के के साथ शादी करनी होगी, और तुम लड़की हो, लड़की जैसा ही वर्णन करो। लेकिन कुदरत मित्रों, आप कुदरत के बहाव को नहीं रोक सकते। कुदरत बहुत शक्तिशाली है, और वो खुद तय करती किसको क्या करना। और महाभारत रामायण से ये सारी बातें हो रही है, 5-10 हजार साल पहले से ये बातें हैं। और अब बाकायदा हमारी न्याय व्यवस्था में जो ऐसे समर्थन वाले लोग हैं, वो न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त हो रहे हैं। इन लोगों को चुनाव या सरकारी बहुत से आवेदन पत्रों में आप तृतीय पंथी या तृतीय पंथ का समर्थन करने वाले हो, इसका चयन करने के लिए अलग से एक अब कॉलम बना दिया गया है। आपका गवर्नमेंट विश्व का सारा मानव समुदाय अगर इनको बिल्कुल सम्मान के साथ स्वीकृति दे रहा है, तो हमें भी एक कदम इनकी तरफ आश्वासक और उदार अंतकरण से बढ़ाना होगा। तुम्हारा जैसा व्यक्तित्व ईश्वर ने तुमको बनवा के दिया है, हम तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करेंगे, सम्मान करेंगे, प्यार देंगे, और तुमको जिसको जीवन साथी को चुनना है उसके लिए तुम्हें हम स्वतंत्रता देंगे। मित्रों, बहुत सारे घरों में इन लोगों की बहुत प्रताड़ना होती है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वर्तन होते हैं। कई बार उनको घर से निकाल दिया जाता है, क्योंकि समाज उनको हंसता है, समाज आलोचना करता है, लेकिन है तो हमारे अंश, और ये किसी के हाथ में नहीं है। तो ये क्यों हुआ है, इसको जान। हालांकि पुरुषों के मामले में आंकड़े अधिक जटिल और विरोधाभासी। कुछ अध्ययनों में समलैंगिक पुरुषों में उंगलियों की लंबाई
पुरुषों के अनुपात से अधिक पा गई हो, जबकि अन्य अध्ययनों में इसके विपरीत महिलाओं के अनुपात में जैसे उंगलियों की लंबाई पाई गई है, जैसे महिलाओं में ये सारा पाया गया है ना, उससे थोड़ा विपरीत पुरुषों में पाया गया है। भौगोलिक स्थिति से भी मामला और उलझ सकता है। नस्ल और जातीय भिन्नताएं उंगली के अनुपात को प्रभावित करती प्रतीत होती हैं। मित्रों, ये जो है ना अभ्यास, ये अभ्यास अपनी एक यात्रा में है। इस यात्रा को हमको समझना, ये स्थल सापेक्ष काल सापेक्ष है। मैं आपको हमेशा बताता हूं, विज्ञान हमेशा अपनी नई ऊंचाई को छूने का प्रयास करता है। विज्ञान कभी भी चरम स्थान पर नहीं पहुंचता, वो और एक नई ऊंचाई पे पहुंचता है और एक नई खोजबीन लाता है। ये जो अभ्यास दे रहा हूं, यह अभ्यास आपको स्थल और समय सापेक्षता के दृष्टि से रखना होगा, नहीं तो आप अभ्यास उठाएंगे और सभी लोगों के ऊपर अगर आप लगा देंगे तो गलत भी हो सकता है। इस दिशा में आपको अगर आगे बढ़ना है, आप ऐसे संशोधन में विश्वास रखते हो, अलग अलग संशोधन, बहुत सारी आपके अंदर जो बीमारी है उसको कैसे ढूंढना है, आपके व्यक्तित्व के बहुत सारे बड़े बड़े आयाम, बिग 5, मैंने एक रिसर्च पेपर यहाँ पे लगाया, बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स, इसको कैसे पढ़ना है। तो सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च इन पामेस्ट्री एंड डेमोग्राफिक्स से जुड़ जाएं, आजीवन मेरे साथ रहें। ऐसे बहुत मनोरंजक पेपर मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा। यात्रा मजेदार होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, देखने का दृष्टिकोण नया और प्रमाणित शुद्ध रूप से आएगा। और एक रिसर्च पेपर को जानते हैं, 2D 4D उंगली का अनुपात उंगली की लंबाई और इसका हाथ के आकार के अनुपात के आधार पर बहिर्मुखी स्वभाव का अनुमान लगाया जाना। मैं सामाजिक हूं या मैं अंतर्मुख हूं, मैं पूरे दिन घर में बैठता हूं। पिछली रिपोर्टों में बताया गया है कि बिग 5 व्यक्तित्व आयाम एक्सट्रोवर्जन का संबंध उंगलियों की लंबाई और हाथ के आकार से है। बिग 5, ये आप अगर गूगल करेंगे, केवल बिग 5 लिख दो, सारे व्यक्तित्व के आपको भर भर के पेपर्स आ जाएंगे। 5 बड़े व्यक्तित्व जिसमें ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, न्यूरोटिज्म एंड एग्रीवेलनेस, ये 5 विशेष व्यक्तित्व है जिसको आपको हाथ की उंगलियों के अनुपात से जानना है। इनमें हम एक्स्ट्रोवर्जन जो है ना, इसको जानेंगे। संबंध उंगलियों की लंबाई और हाथ के आकार से, जैसे हस्तरेखा विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत पहले के वैज्ञानिक निष्कर्ष और दिशा निर्देश के लिए पुष्ट प्रमाण में देखा गया है। यहाँ कुछ और निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं जो यह दर्शाते हैं कि 2D 4D उंगली का अनुपात भी इसमें शामिल है। नए परिमाण ऐसा बताते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स यानी एक्सट्रोवर्जन में उच्च अंक प्राप्त करने वाले में 2D 4D उंगली का अनुपात कम होता है और उंगलियों की लंबाई तथा हथेली की लंबाई कम होती है। वही इंट्रोवर्ट्स में एक्सट्रोवर्जन में कम अंक प्राप्त होते हैं। इनमें 2D 4D उंगली अनुपात अधिक होता है और उंगलियों की लंबाई तथा हथेली की लंबाई अधिक होती है। हथेली की लंबाई बढ़ गई, इंसान अंतर्मुख हो गया, हथेली की लंबाई छोटी हो गई, इंसान बहिर्मुख हो गया। और मैं मिसाल यहीं पे दे देता हूं, छोटी उंगलियों वाले, चमचाकार सिरे वाले, गांठदार उंगलियों वाले हमारे जो आयोजक है, वो बहुत ही सामाजिक व्यक्तित्व है। सही कह रहा हूं ना मैं आदरणीय? बड़े हाँ जी सर। में अंतर्मुख नहीं है, वो सहजता से सबसे मिलते हैं, सबको साथ लेके जा रहे हैं। इनमें व्यक्तिगत स्तर से और खुद की जो एक प्राइवेसी है, इससे इनका कुछ लेना देना नहीं। इनका जीवन काफी समाजाभिमुख है, समाज में मिलने जुलने वाले हैं। तो आप ये ध्यान में रखें,
छोटा हाथ हो गया, व्यक्तित्व में क्या बदल आएंगे? हाथ बड़ा हो गया, व्यक्तित्व में क्या बदल आएंगे? हाँ आदरणीय सर, मैं हाँ जी, के बारे में बताऊं एक बात। अभी जो बात आपने कही है उसकी पुष्टि करूं सर। सर अभी हमारा जो प्रोग्राम हुआ था, सम्मेलन हुआ था, जी, तो हम तो सबसे 2 मिनट की बात करते थे, और जो रंजीत भाई थे सबसे बात करनी और पूरी उनको डिटेल्स देनी और पूरी डिटेल्स लेनी, बड़ा लंबा समय देते थे उनको ये। हाँ जी, हाँ जी, तो और यही। हम कहते थे इतना समय आप क्यों लगाते हैं? जी, सर मेरा आवाज। ये सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, फ्रेंड्स बनाओ। तो लाइफ में खुश होना है तो फ्रेंड्स बनाओ, जितने फ्रेंड्स बनेंगे लाइफ उतनी खुशहाल रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अलग अलग तरीके मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अभी देखो मेरे पास 63 रिसर्च पेपर आज की तारीख में बने पड़े हैं, जो विश्व के बहुत श्रेष्ठतम लोगों ने बनाए हैं। हम उसको फिर कभी इस यात्रा को पूरी करने के बाद अलग अलग विषयों पर, जैसे मैं आपको विषय बता देता हूं। देखो यहाँ पे विषय मैंने लगा दिए थे कि उंगली का अनुपात और कामुकता, उंगली के अनुपात और हार्मोन्स की डेवलपमेंट, उंगली के अनुपात और रोग, उंगली के अनुपात और व्यक्तित्व, उंगली के अनुपात और खेल कूद, प्राइमेट्स में उंगली के अनुपात, यानी आपके जो बंदर है ना बहुत सारे अलग अलग, उनके अनुपात, अत्याधिक उंगली अनुपात। तो ये 63 रिसर्च पेपर, एक एक कक्षा करेंगे, पढ़ेंगे, मजा आएगा। आपको भी बहुत शानदार जानकारी मिलेगी। मैंने 4 अलग अलग रिसर्च पेपर चुने थे, जिसमें उंगली का अनुपात और खेल। एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं मैं आपको। आइए उंगली का अनुपात और खेल को समझते हैं। परम आदरणीय, एक जी, मिनट कुछ लिख के आ रहा है, ये आवाज नहीं आ रही सर, जरा एक बार पूछना सबसे। आवाज आ रही है क्या सबको? हाँ जी आ सर, रही क्लीन है। एंड क्लियर, बिल्कुल सर आ साफ रही है। साफ आ रही है। आ रही है। वो दोबारा लॉग आउट सही है करके सर, लॉग इन बढ़िया। कर ले। बीच सर बीच में आ रही है। आवाज बीच बीच में कट कट के आ रही है। अरे बाप रे, माफी चाहूंगा मीनू जी, अभी मैं। एक बार लॉग आउट करके आप लॉग इन करिए, जिनको भी आवाज में दिक्कत हो रही है। वैसे आवाज बहुत क्लियर आ रही है। चंद जी ने भी लिखा है और ललित साहब ने भी लिखा है, कई नहीं, लोगों ने लेकिन लिखा है। मैंने आवाज क्लियर आ रही है सर की। सर हमें बराबर आवाज आ रही है। हाँ, ठीक। राधा जी, मैंने लिखा है क्लीन एंड क्लियर है, अच्छी आवाज है, अपनी तरफ से चेक कीजिए, आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। जी सर आवाज साफ है। चलिए ठीक है मित्रों, ये इस व्यक्ति को जानते हैं कि आप? यूसेन बोल्ट। यूसेन बोल्ट कौन है मालूम है आपको? संभवतः सबको मालूम होगा। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला आदमी। हाँ जी। इसने जो आज एक हिस्ट्री रची है 100 मीटर अत्याधिक तेजी से दौड़ने की, वो 16 साल पहले रची है। वो आज तक कोई तोड़ नहीं पाया इस इंसान के इस अत्यधिक तेज गति से दौड़ने के रिकॉर्ड। लेकिन इनके साथ एक बहुत शानदार रिसर्च किया गया, हम उसको पढ़ेंगे। जर्मनी में हुए एक शोध से पता चलता है कि लंबी अनामिका वाले पुरुषों के लिए गाड़ी चलाते समय तेज गति से गाड़ी चलाना अधिक आसान हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया, इंसान के अंदर ताकत आ गई, बहुत सारा रिस्क लेने की ताकत आ गई, ली हुई रिस्क को निभाने की ताकत आ गई। उसेन बोल्ट की दौड़ने की गति बहुत तेज है, लेकिन उन्हें तेज रफ्तार से कार चलाना भी पसंद है, जिसके परिणाम स्वरूप अप्रैल 2009 में एक कार दुर्घटना हुई। भिन्न अध्ययनों से पता चला कि लंबी अनामिका उंगली का संबंध तेज दौड़ सहित खेल प्रदर्शन में उत्कृष्ट रहता है। इस दृष्टिकोण को आप अपने जीवन में सम्मिलित कर रहे हो कि जब भी उंगलियां आपकी अनामिका की बड़ी दिखेगी, लंबी अनामिका उंगली इन लोगों में खेल कूद के प्रति आकर्षण बढ़ाती है, और ऐसे लोग खेल कूद में अच्छा करियर कर सकते हैं। तो लंबी उंगलियों का कनेक्शन, विशेष रूप से अनामिका का लंबा होने का कनेक्शन, आपके जीवन में
आपकी अनामिका के साथ है। और अनामिका का कारण क्या है? टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टिस से आता है। जर्मनी के नए शोध से पता चला कि लंबी अनामिका उंगली वाले पुरुष अधिक आसानी से तेज गति से गाड़ी चला सकते हैं, और यह अधिक स्वयं द्वारा बताई हुई भी बात है। ये लोग यातायात उल्लंघनों के भी संकेतित होते हैं। अक्सर जिनकी अनामिका उंगली बड़ी है, ये यातायात के नियमों को तोड़ के जल्दी से निकल के जाने में विश्वास रखते हैं, उनका दृष्टिकोण वैसा होता है। जर्मनी से आई उंगली की लंबाई पर नए शोध के विवरण का वर्णन करने से पहले उसेन बोल्ट से जुड़ी एक रोचक कहानी पर हम दिलचस्प एक ध्यान देने वाली बात आपको मैं बताता हूं। उन्होंने उसेन बोल्ट से जुड़ी रोचक कहानी पर ध्यान देना दिलचस्प हो सकता है। दुनिया के सबसे तेज धावक का इस साल की शुरुआत में ब्रिटेन की कार दुर्घटना हुई अप्रैल 2009 में। आपने तेज रफ्तार स्पोर्ट्स कार पर नियंत्रण खोने के बावजूद सौभाग्य से वे गंभीर चोटों से बच गए, लेकिन इनका तेज दौड़ना और तेज कार चलाना इनकी अनामिका के कारण है। और इस हादसे को, उसेन बोल्ट के हादसे को, फिर जर्मनी में लंबे संशोधन के रूप में देखा गया, पाया गया। और जिन लोगों ने यातायात के नियम तोड़े, जिन लोगों के एक्सीडेंट्स हुए, जिन लोगों ने अक्सर तेज गाड़ियां चलाते वक्त उनको पकड़ा गया, उन लोगों के ऊपर रिसर्च की। मित्रों, मैं एक मजेदार बात बताता हूं। आपको लगेगा कि तेज गाड़ी चलाता तो हमारे इंडिया में तो लगभग सभी है, फिर कैसे पकड़ेंगे आप? यूरोप में यातायात के नियम अत्यधिक जटिल है, अत्यधिक कठोर है। उनके वहां मैं बहुत बार यूरोप की टूर कर चुका हूं, बहुत बार। और मैं जब भी जाता हूं तो लंबे समय तक एक ही देश में रहता हूं, तो उस कल्चर को भी समझते हैं कि वो लोग कैसे अपना जीवन बिताते हैं। तो वहां पे ड्राइवर को केवल 8 घंटा ड्राइविंग करने की अनुमति है पूरा दिन। 8 घंटे से ज्यादा कोई ड्राइवर ड्राइविंग नहीं कर सकता, जिसमें 4 घंटे के बाद आधा घंटा हॉल्ट होगा। 4 घंटे के बाद आधा घंटा आपको रुकना ही पड़ेगा। वो कैसे तय करेंगे? अगर आप ड्राइवर है और अगर आपके पास लाइसेंस दिया है, आपको बाकायदा रोज सुबह अपने मोबाइल पे पंचिंग करना होगा। एक ऐप है गवर्नमेंट में, उसमें उनको अंगूठा लगाना है। गाड़ी में एक उनके थंब इंप्रेशन वाला डिवाइस है, उसमें अंगूठा लगाना है। और जैसे ही अंगूठा लग गया, उनका प्रमाण हो गया कि आज आप ड्यूटी पर हैं, और आपके 8 घंटे उसी मिनट शुरू हो गए। अक्सर यूरोप में ड्राइवर आके बताते हैं, भाई साहब आप समय पे चलो, आप लेट निकलेंगे तो मुझे लेट वहां से आने की अनुमति नहीं है। अगर हमारी यात्रा लंबी हो गई तो जहां भी हो वहां पे मुझे रुकना पड़ेगा। मान लीजिए जंगल में हमारे 8 घंटे खत्म हो गए तो जंगल में ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि उनके यातायात की नियम जो है वो 4 घंटे के बाद आधा घंटा गाड़ी बाकायदा बंद करके पंचिंग करके उसको बाजू में जाके बैठना है। आधा घंटा होने के बाद तुरंत पंचिंग करना है और वापस 4 घंटा गाड़ी चलाना। ऐसा नहीं किया तो उसी दिन उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है और भारी भारी उसके ऊपर जुर्माने लग जाते हैं। तो ये जो है वहां पे बिल्कुल हर चीज के ऊपर बहुत कठोर और अनुशासन के माध्यम से इंसान की वर्तन प्रणाली को वो बिल्कुल चेक करते हैं, उसको जांचते हैं। तो ये तेज गाड़ी चलाना, कितनी देर चलाना, कैसे चलाई, कहाँ चलाई, किसने चलाई, हर आदमी का डेटा उनके पास, हर आदमी की जानकारी उनके पास सुरक्षित है। हमारे देश में आबादी इतनी ज्यादा है कि ये करना काफी चुनौती भरा है। फिर भी अभी हमारे बहुत सारे शहरों में देश के ट्रैफिक कंट्रोलर निकल गए हैं। कोई भी आप स्क्वायर पे चले जाओ, चौक में चले जाओ, वहां पे ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं है, लगे हैं कैमरे। आपने नियोजित रेखा को पार के गाड़ी थोड़ी आगे लगा दी, सिग्नल आ गया इसलिए, तो भी आपको जुर्माना लग जाएगा।
आप अगर कोई देख नहीं रहा, इसलिए अगर आप चले गए, आपका फोटो तुरंत खींच के आपके मोबाइल पे भेज दिया जाता है, जुर्माने की रसीद भेज दी जाती है। अब कुछ अनुशासन हमारे भी यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा, दुनिया का सबसे ज्यादा अगर यातायात नियमों का उल्लंघन है तो वो भारत में है। और उसके कारण किसी भी बीमारी से मरने वाले लोग या किसी भी बीमारी के कारण मरने वाले लोगों के अनुपात में एक्सीडेंट से मरने वाले लोग ज्यादा है। इतना हमारे देश में गंभीर स्थिति है। और इसका मतलब है कि हम सभी अनामिका की एक विशेष लंबाई को लेके आ रहे हैं। हम हमारे, देखो मैंने बताया कि अभ्यास स्थल काल सापेक्ष है। इंडिया में अलग हो सकता है, जापान में अलग हो सकता है, चाइना में अलग हो सकता है, यूरोप में अलग हो सकता है। हमारे यहाँ अनामिका की लंबाई लंबी मिलना संभवतः सामान्य होगा। तो ये अभ्यास एक अलग दृष्टिकोण, एक नया अभ्यास, एक नया दृष्टिकोण। और आप अगर लंबी अंगुली वाले अनामिका वाले हो, आप में से अगर किसी की, फिर वो महिला हो या पुरुष, जरूरी नहीं कि आप कौन, आपकी अनामिका उंगली अगर लंबी है तो आपको तेज गाड़ी चलाने में आनंद आता है। और आप तेज गाड़ी चलाते वक्त जरूरत पड़ी तो यातायात नियमों को भी आप तोड़ने में विश्वास रखते हो। अगर ऐसा है तो बड़े बड़े दिल से आप, आपके व्यक्ति, आपका ये जो स्वभाव है इसको जरूर ग्रुप में लिखे कि भाई हमने इसको अनुभव किया है, हमने तेज गाड़ियां चलाई है, कभी हमारे हाथ से यातायाती नियम टूटे भी होंगे, लेकिन हमें ये तेज गाड़ी चलाना अच्छा लगता है और हमारी अनामिका लंबी है। ऐसा लिखेंगे, सबका हौसला बढ़ेगा, अभ्यास बढ़ेगा और सबका और विशेष रूप में अभ्यास गतिमान हो जाएगा। पुरुष नियमित कार चालकों में उंगली का अनुपात 2D 4D यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है। उंगली अनुपात 2D 4D प्रसव पूर्व हार्मोन के संपर्क में आने का एक संभावित संकेत है। कम उंगली अनुपात को प्रसव पूर्व विकास के दौरान एस्ट्रोजन की तुलना में उच्च टेस्टोस्टेरोन के संपर्क का सूचकांक माना गया है। 2D 4D कम है, इसका मतलब आपके पास एस्ट्रोजन कम है, आपके पास टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है। उंगली का अनुपात जो स्थानिक अभिनिवेश, आक्रामकता या जोखिम लेने व्यवहार सहित भिन्न मनोवैज्ञानिक लिंग विभेदक चर से जोड़ा गया है। टेस्टोस्टेरोन के कारण, टेस्टोस्टेरोन बढ़ने के कारण आपका 2D 4D अगर विशेष रूप से बढ़ गया तो वो आपके व्यक्तित्व में स्थानिक आपका वर्तन कैसा है, आपकी आक्रामकता कैसी है, आपकी जोखिम लेने वाले व्यवहार कैसे हैं, मनोवैज्ञानिक लिंग भेद आप कैसे करते हो, इन सभी आयामों से जोड़ा जाता है। इस अध्ययन का उद्देश्य नियमित कार चालकों के एक पुरुष नमूने के N77 में ये जो है, मैं ये बाद में विस्तार से बताऊंगा, पुरुष नमूने में उंगली अनुपात को यातायात नियमों के उल्लंघन से जोड़ना था। क्यों अध्ययन किया गया जर्मनी में? नियमित कार चालकों में कौन से लोग यातायात के नियमों को तोड़ते हैं और तेज गति गाड़ी चलाते। हाथ के स्कैन और प्रिंट आउट के माध्यम से उंगली अनुपात का आकलन किया गया और जर्मनी में यातायात अपराधियों के केंद्रीय रजिस्टर में दर्ज किए गए, स्वयं रिपोर्ट किए गए जुर्माना अंकों के आधार पर यातायात अपराध का व्यवहार और उसका आकलन किया गया। देखो मित्रों, कितने ये लोग श्रेष्ठतम अभ्यास करते। नियमित कार चालकों के उंगलियों के फोटो और उनकी 2D 4D की स्थिति जान ली गई, उनके ऊपर कुछ जुर्माने हैं क्या, उनकी यातायात नियमों के तोड़ने के उनके ऊपर कोई दोष लगे हैं क्या, ये सारी जानकारी उन्होंने इकट्ठा की। परिणामों से पता चला कि उंगली का अनुपात जुर्माना अंकों से विपरीत संबंध था, जिससे यह संकेत मिलता है कि जिन व्यक्तियों के जन्म से पहले टेस्टोस्टेरोन का स्तर अधिक था उनमें यातायात नियमों का उल्लंघन अधिक हुआ।
रोमांच की तलाश में यातायात नियमों का उल्लंघन से सकारात्मक संबंध था। इन लोगों को रोमांच बहुत पसंद है। इसको भी पकड़ना, इस शब्द को भी पकड़ना, इन लोगों को रोमांच बहुत पसंद आता है। लेकिन रोमांच की तलाश और उंगली के अनुपात के बीच का कोई संबंध नहीं था, जिससे दोनों चरों के योगात्मक प्रभाव का संकेत मिलना है। परिणाम था, बातें हैं कि जन्म के पहले एंड्रोजन का संपर्क में आना बार बार कार चलाने वाले व्यक्तियों में यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित हो सकता है। मतलब आपके जीवन में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा आया, उसके कारण फिर आपने वैसे काम किए। मेरे जीवन में मैंने किसी को तेज गाड़ी चला के उसको मैंने कुछ क्षति कर दी, किसी का मेरे कारण किसी के जीवन में कुछ अनुचित घटना हो गई, और फिर मेरे जीवन में विपत्तियां आ गई। मेरे जीवन में बहुत सारे सरकारी अनुशासन आ गए, मेरे ऊपर केस हो गया। किस कारण ये सारी बातें होती है मित्रों? हमारी जो निर्मित है ना, हमारे अंतस्थ ग्रंथियों का और हमारे बचपन के सारे निर्माण का बहुत सीधा संबंध है। और इसीलिए हम कहते हैं कि आपकी ऊर्जा कहाँ विराजमान है, उसे ऊपर की तरफ लेके जाने के लिए हमें सदैव सोचना होगा। हमें सबके प्रति सहज, सरल और ऊर्जा का प्रवाह, अनाहत, विशुद्ध, आपकी आज्ञा और सहस्त्रधार की तरफ आपको लेके जाना है। आपको नीचे नहीं रोकना है, अन्यथा आपके जीवन में फिर बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाएंगी। आपका व्यवहार, आपने अनजाने में तेज गति से किसी को क्षति पहुंचाई, भाग गए, लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा, आपके आपके पक्ष में उस सारी चीजों का प्रभाव आएगा। आपके जीवन में कुछ अनहोनियां होनी चालू हो जाएगी। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। आपके पास जो भी जातक आते हैं उनकी भी अनामिका देखे, 2D 4D का अनुपात देखे, उनको सावधान करें। कई अध्ययनों से पता चलता है कि पुरुषों में तर्जनी की उंगली की तुलना में शादी की अंगूठी वाली उंगली यानी अनामिका का लंबा होना स्वास्थ्य और व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालता है। शोध से पता चलता है कि यह पुरुषों की आक्रामकता और जोखिम लेने की प्रवृत्ति की वृद्धि से जुड़ा है। पुरुषों में अनामिका का बड़ा होना आक्रामकता और जोखिम लेने की प्रवृत्ति से जुड़ा है। लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि पुरुष एथलेटिक्स और फुटबॉल जैसे खेलों में बेहतर होते हैं, उच्च वित्त की प्रतिस्पर्धीय दुनिया में सफल होने की अधिक संभावना रखते हैं, ताकि छोटी अंगूठी वाली पुरुष यानी छोटी अनामिका वाले पुरुषों के तुलना में अधिक उपजाऊ भी होते हैं। ये बहुत निर्मितिक्षम होते हैं, बहुत ज्यादा जीवन में पैसा भी कमाते हैं। उपजाऊ का मतलब इनमें बहुत ज्यादा कमाने की ताकत भी है। ये लोग बहुत ज्यादा जोखिम लेते हैं, और फिर पैसे की बात हो, खेलकूद या कोई भी चीज हो, वो लोग उसमें बहुत आगे तेजी से चले जाते। वैज्ञानिकों का मानना है कि गर्भ में टेस्टोस्टेरोन के उच्च स्तर के संपर्क में आने के बाद जीवन में मस्तिष्क कार्य करने के तरीके पर प्रभाव पड़ता है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया, मस्तिष्क के कार्य करने का तरीका बदल गया। यह हार्मोन अधिक मर्दाना व्यवहार को बढ़ावा देता है। लेकिन ऐसा भी लगता है कि यह हड्डियों में टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर को उत्तेजित करके अनामिका उंगली के विकास को सक्रिय करता है। यह हार्मोन जो है ना, उंगलियों में जो हड्डी है उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर्स है, जो उस चीज को ग्रहण करते हैं, उसको प्रभावित करके अनामिका की लंबाई बढ़ा देते हैं। लंबी अनामिका वाले पुरुष न केवल तेज गाड़ी चलाते हैं, बल्कि खतरनाक सड़कों पर ओवरटेक भी करते हैं और अक्सर अवैध रूप में पार्किंग करते हैं। नवीनतम अध्ययनों में जर्मनी में मेंज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 38 वर्ष की औसत आयु के 77 पुरुष चालकों को भर्ती किया। प्रत्येक स्वयंसेवक के बाएं हाथ को स्कैन करके
उसकी अनामिका और तर्जनी उंगलियों की लंबाई में अंतर को मापा गया। इसके बाद उन्हें पिछले 5 वर्षों के भीतर किए गए सभी ड्राइविंग अपराधों का विवरण देना पड़ा। लगभग 1/3 ड्राइवरों ने बताया कि उनके लाइसेंस पर 1 से 20 तक की पेनल्टी पॉइंट्स लगी हुई है, जो तेज गति से गाड़ी चलाने से लेकर शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले अपराधों के लिए है। तो आपको ये ध्यान में आ गया कि ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है। महिलाओं में वो महिलाओं के ऊपर मूछे और दाढ़ी के बाल उगने की संभावना बढ़ाता है। लंबी उंगली अनामिका लड़कियों के हाथ में आ गई, उनके मूछों की जगह, उनके गाल के जगह पुरुषों के जैसे दाढ़ी के बाल मूछों के बाल आने हो जाएंगे। उनका आवाज काफी गहरा हो जाएगा, पुरुषों जैसा। महिलाओं जैसा पतला और नुकीला आवाज नहीं रहेगा, पुरुषों जैसा भारी और भरकम आवाज हो जाएगा। तो टेस्टोस्टेरोन कितनी विविध चीजें अपने जीवन में कर रहा है, इसको आप देखें। इसके बाद उंगलियों की गहन जानकारी हम लेंगे। अब हम चलेंगे हमारे पारंपरिक हस्त सामुद्रिक अभ्यास की तरफ, जिसमें फिर उंगली और उंगलियों की लंबाई, फिर तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, करांगुली और अंगूठे के ऊपर हम बहस करेंगे। बीच बीच में ऐसे चुनिंदा रिसर्च पेपर में आपके अभ्यास के लिए यहाँ पे प्रेषित करता रहूंगा। उसकी वजह से संभवतः 2-4 कक्षाएं बढ़ भी जा सकती है, लेकिन मजेदार नए दृष्टिकोण मिलेंगे, जानकारियां मिलेंगी, अभ्यास और प्रमाणित और सुरक्षित हो जाए। संभवतः 10:30 बज गए हैं। थोड़ी सी शुरुआत करके मैं आज यही विश्राम करता हूं, इस पन्ने को पढ़ लेता हूं। कल हम तर्जनी के अभ्यास में और गहन उतरेंगे। हम प्रत्येक उंगली का और अधिक गहराई से अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रथम गुरु उंगली। गुरु उंगली कहलाने के कारण इस उंगली गुरु के गुण, गुरु के सभी गुण होते हैं इस उंगली में ना। इसे गुरु की उंगली कहते हैं, तर्जनी को, और इसमें गुरु ग्रह के सभी गुण होते हैं। प्रभावी गुण देखते समय उस पर स्थित प्रत्येक उंगलियों का अध्ययन रखना, उसका ध्यान रखना आवश्यक है। दुर्लभ मामलों में यदि हाथ का झुकाव दूसरी ओर हुआ हो, लेकिन उस झुकाव पर स्थित उंगली नीचे और विकसित हो, तो झुकाव के दूसरी ओर झुकने से उत्पन्न होता। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारी गुरु ग्रह की उंगली सीधी ना रहते हुए वो मध्यमा की तरफ झुक जाती है, या वो हाथ से बाहर की तरफ भी आ जाती है। तो उसके मूल गुण में कुछ प्रभाव कमी हो जाएंगे। यदि गुरु उंगली सामान्य लंबाई की हो, यह गर्व, प्रतिष्ठा, धर्म, महत्वाकांक्षा, ईमानदारी, आत्म बलिदान आदि का संकेत देती है। गुरु उंगली किसके लिए देखी गई है? यह गर्व, प्रतिष्ठा, महत्वाकांक्षा, धर्म, ईमानदारी, आत्म बलिदान, इस चीज के लिए देखी गई। ये पारंपरिक अभ्यास हमारा शुरू हो गया। ऐसे व्यक्तित्व अच्छे गुणों वाला, वाक्पटु और सहज स्वभाव का होता है। उसके अपने भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध होते हैं। प्रत्येक उंगली की लंबाई, बृहस्पति उंगली, देखिए यहाँ बृहस्पति उंगली की लंबाई मनोवैज्ञानिक महत्व हाथ की पहली उंगली बृहस्पति उंगली है। मानव विकास में एक विशेष महत्व इसका है, और मानव विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान के संदर्भ में बृहस्पति उंगली पर बहुत चर्चा हुई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मानव हाथ की बृहस्पति उंगली की गति इतनी अद्भुत है कि उसकी तुलना बंदर की उंगली से की जा सकती है। दोनों के हाथों की स्थिति और हावभाव सचेत विचार और जीवन की प्रगति को दर्शाते हैं। लेकिन बंदर की हाथ की बृहस्पति उंगली मानव के हाथ की बृहस्पति उंगली से काफी छोटी है। आपका व्यक्तित्व कितना विकसित हुआ, किस किस विषय में? आप धर्म, महत्वाकांक्षा, ईमानदारी, आत्म बलिदान, प्रतिष्ठा, अहंकार, इस विषय में आपका कितना विकास हुआ, ये सारा आपकी बृहस्पति उंगली या गुरु की उंगली या तर्जनी तय करती है। बंदरों में ये उंगली बहुत कम विकसित है, तो ये सारी चीजें बंदरों के पास नहीं है।
मित्रों, उनका भी एक विश्व है, हाँ साथ में। उनका भी अपना एक विश्व है, वो भी अपने साथियों से बात करते हैं, उनके जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण वो निर्णय लेते हैं। और बंदरों का भी एक सामाजिक स्तर है, एक सामाजिक जीव। लेकिन उंगलियों की इस अनुपात को अगर हम देखते हैं, बंदरों की उंगली जो तर्जनी बहुत कम विकसित है, उसके कारण उनके जीवन में बहुत सारे अलग परिणामों को वो अनुभव करते हैं। मैं आपको एक मजेदार बात बता दूं, हमें लगता है कि हमें विकसित है, ऐसा नहीं है। चूहे जो हमारे सामने कौड़ी मोल के हैं, हम तो चूहों को ऐसे ही पकड़ के मार देते हैं। लेकिन आपको मालूम है क्या कि चूहों की सुनने की क्षमता और बात करने की विशेष क्षमता है? ये आपको संभवतः मालूम नहीं है। मैं आपको एक मजेदार जानकारी देता हूं। इस इस धरती पे आए हुए हर जीव के पास एक विशेष गुण है। वो गुण हम अगर जानेंगे तो हम हैरान हो जाएंगे। इंसान जब भी किसी से बात करता है तो उसके बात करने की जो एक फ्रीक्वेंसी है, जिसको हर्ट्ज बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी को गिनते हैं हर्ट्ज। तो इंसान बात करते वक्त 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक आवाज निकाल के बात करता है। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज, ये 20 किलो हो गया या 20,000 हर्ट्ज हो गया, 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज। लेकिन मित्रों, चूहे जब बात शुरू करते हैं उनकी बिरादरी के साथ, देखिए बड़े मजेदार जानकारी है, उनके बात करने का स्तर है 20,000 हर्ट्ज से 50,000 हर्ट्ज। हम उनको सुन ही नहीं पाएंगे, इतनी उच्च ध्वनि को वो अपने मुंह से निकालते हैं। और ऐसी ध्वनि जो सुनने के लिए हम सक्षम ही नहीं है, तो हम किसी का क्यों सम्मान नहीं करेंगे? हमको सबका सम्मान करना ही होगा। विश्व कितनी रहस्यों से भरा है। हम बंदर की उंगली छोटी देखते हैं तो उनके जीवन में कितनी दुविधाएं आती है तर्जनी के छोटे होने के कारण, वो भी कभी पढ़ेंगे, क्योंकि उसका भी बहुत विशेष अभ्यास हस्त सामग्री में उपलब्ध है। जैसे हाइपोथेनल वर्ल है, बंदरों के ऊपर बहुत सारा रिसर्च है, उनका और हमारा हाथ बहुत सारा मेल खाता है। हम हम सर्वशक्तिमान नहीं है, हमारे से बहुत छोटे छोटे जीव है जो हमसे विशेष उपलब्धताएं लेके आए हैं। यानी यह शनि उंगली की मध्य उंगली से लंबा, देखिए अभी इसको कैसे गिनना है, बृहस्पति उंगली को कैसे गिनना है। आपकी शनि उंगली की लंबाई आपने तय कर ली पहले। शनि उंगली अपनी कौन सी अवस्था में है ये पहले देख लो, वो छोटी है, बड़ी है या सही है। उसके बाद आपको देखना है तर्जनी का उसके साथ अनुपात। ये कैसे होगा? तर्जनी की लंबाई मध्यमा के लंबाई के पहले पोर के आधे तक आनी चाहिए। अगर आप तर्जनी को उसके पहले पोर को 50-50% में डिवाइड कर दो, आधा ऊपर चला गया, आधा नीचे आ गया। मैंने यहां तर्जनी का उसके एक विशेष रूप में यहां आपको अंकित करके दिखाया। यह है तर्जनी और यह है मध्यमा। 50% अगर आपका तर्जनी ने मध्यमा का पहले पोर तक का उसकी यात्रा पूरी हो गई, वो अगर वहां तक पहुंच गई, तर्जनी आपकी शुद्ध रूप में आपको मिल गई। वो जैसे ही नीचे जाने लगी, आपके जीवन में बहुत बदलाव आ जाएंगे। वो जैसे ही ऊपर जाएगी, आपके जीवन में बहुत बदलाव आएंगे। अब वो बदलाव हमें समझने हैं, वो बदलाव हम जानेंगे कल से। उसके साथ फिर चक्र और आपके
बहुत सारी अंतस्थ ग्रंथियों को भी जोड़ेंगे। अंतस्थ ग्रंथि को तो आपने बहुत अच्छी तरह से जान लिया, टेस्टोस्टेरोन का और तर्जनी का, अनामिका और टेस्टोस्टेरोन का संबंध है, एस्ट्रोजन का और तर्जनी का संबंध है। अब हम इसको आगे चक्रों के साथ जोड़ते हुए धीमी गति से आगे बढ़ेंगे। अब हम पारंपरिक अभ्यास को तो समझेंगे ही, लेकिन अंतरराष्ट्रीय रिसर्च को भी धीमी गति से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आज की यात्रा में किसी को कोई सवाल है तो मुझे पूछ लें, कल फिर दूसरी यात्रा शुरू करेंगे। सर आज ये जो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है सर, ये दवाई के द्वारा कम ज्यादा किए जा सकते हैं सर? नहीं नहीं सर, नहीं। अगर आप टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ले लेंगे तो आपके शरीर में जो संतुलन है हार्मोन्स का बिगड़ जाएगा। कई बार महिलाएं टेस्टोस्टेरोन लेती हैं, टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लेती है, और उनके जीवन में बहुत सारी आपत्तियां आ जाती है। आज विज्ञान व्यापार बहुत बड़ा हो गया है। अगर हम कुदरत के साथ छेड़छाड़ करेंगे, संभवतः हमें बहुत सारी बीमारियों को आकर्षित करना होगा। हम हार्मोन्स के बिल्कुल इंजेक्शन लेते हैं, और आज की तारीख में जो खेलकूद हो रहे हैं, आपने जो सवाल पूछा ना वो सीधा ओलंपिक का सवाल पूछा। हाँ जी। ओलंपिक में अक्सर हार्मोन्स को बढ़ावा देने वाले ये सारे अलग अलग इंजेक्शन लिए जाते हैं, और उसके कारण आपके व्यक्तित्व में कुछ पल के लिए तो बहुत भारी शक्ति का प्रवाह आ जाता है, लेकिन अनंत काल के लिए आपके शरीर का संपूर्ण संतुलन बिगड़ जाएगा। हर आदमी के जीवन का एक संतुलन ईश्वर ने बना के भेजा है। वो कैसे जिएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, और उसका क्या सही और क्या गलत होगा। एक आपने मजेदार बात छेड़ी है, तो मैं एक आपको बात बताता हूं। कोई बता सकता है क्या सामान्य बीपी क्या है हमारे इंसान के जीवन में? ब्लड प्रेशर क्या है सामान्य? सर 120 80। 120 80। 120/80 जी ये सामान्य है, बराबर है। हाँ जी। जी। अब ये कैसे निकाला है, और यही सही कैसे है? एज के अकॉर्डिंग होता है सर ये। आप नहीं सर, इसको इसको लोगों लोगों पे, जो मीडियम एज के लोग हैं उन पे एवरेज निकाल के जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो इन इन फिगर्स को वैलिडेट करते हैं। एग्जैक्टली बहुत शानदार जानकारी है। लेकिन मीनू जी, एक बहुत विशेष प्रश्न आपको मैं पूछूंगा, और पाल साहब ने जो जानकारी दी वो बहुत प्रमाणित है। WHO इसको डिफाइन करता है। जी। समझ लीजिए, हमने कुछ 100 लोगों को लिया, उनके सबके बीपी को हमने गिना, एक कागज पर लिखा, सबका अरिथमेटिक मीन निकाल लिया, सबका मध्य निकाल लिया, और उसको कह दिया कि 80, 120 80 आपका बीपी है। इसके ऊपर चले गए आपको बीपी की बीमारी हो गई, इसके नीचे चले गए आपको लो बीपी हो गया। ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। ऐसा है ही नहीं। मैं इसको एक बहुत विशेष प्रमाण के साथ आपको रखने वाला हूं। मैं जो बोल रहा हूं निराधार नहीं बोल रहा। बीपी सबका अलग हो सकता है, हर आदमी का बीपी अलग ही होता है। इस चौखट में क्यों उसको अटका रहे हैं आप? क्योंकि आप करेक्ट सर। पैसा कमाना है, आप यस। लोगों का डर बढ़ाना है, लोगों की जेब खाली करनी है, उनके ऊपर प्रेशर लाना है। आपका बीपी ऊपर चला गया साहब, अब आप गोलियां खाइए, हमारा व्यापार बढ़ाइए, नियमित मेरे पास आते रहिए, और मेरे जीवन को सुखी करिए। हर आदमी का बीपी मीनू जी अलग है, और वो कितना होना चाहिए ये कुदरत तय करती है। अगर आप स्वस्थ हैं, आप खुश हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप में कोई तनाव नहीं है, आपका बीपी कितना भी होने दीजिए, कोई फर्क नहीं। वही सारी चीजें शुगर को भी लागू होती है। मैं एक बहुत विशेष व्यक्ति की जानकारी देता हूं, जिनका बीपी था 220 से 120। अब आप इसको क्या कहेंगे? ये हाई बीपी हो गया ना। जी और ये किसका था? आपके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का था।
सुशीला नायर जी जो उनके व्यवस्थापन में लगी रही जीवन भर, उसको बीपी की बीमारी हो गई, क्योंकि उसको टेंशन रहता था बापू की सारी चीजें मैं समय पे करूं और उनको सारी चीजें सामान्य रूप से मिलती रहे। बीपी बापू का 220 120 था। बापू आजीवन स्वस्थ और बड़े अच्छे जीवन जिया उन्होंने, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। जो सुशीला नायर उनके जीवन का ध्यान रख रही थी, वो तनाव में आके बीपी की मरीज हो गई, उसका बीपी डिस्टर्ब हो गया, जबकि बापू को तो बीपी की कोई बीमारी नहीं। और ऐसा ही हम सब लोगों के साथ, कोई चीज किसी के साथ प्रमाणित नहीं है, हर आदमी की विशेष निर्मित है। हाँ जी, कोई बोल रहा है क्या? से भी जितने भी टेस्ट होते हैं ये तो इंस्टेंट होते हैं, उस टाइम की जो रीडिंग होगी वही होती है। ये आपका कहना सही है, लेकिन मेडिकल साइंस को व्यापार बना दिया है WHO, शुद्ध रूप से व्यापार बना दिया है। आप बीमार ना होते हुए भी आपके अंदर बीमारी फैला दी जाएगी, आपके अंदर बीमारी फैला दी जाएगी, आपको मरीज कर दिया जाएगा। कैसे? डरा के। जी सर, बिल्कुल से एलोपैथी दवाइयों का गोरख धंधा है सारा का सारा। एक और मैं मिसाल देता हूं, बहुत विशेष मिसाल देता हूं, आप ध्यान रखें। हमें डरना नहीं है, हमारा आत्मविश्वास, हमारी उंगलियों की रचना, हमारी अंतस्थ ग्रंथियों को हम समझेंगे, कोई किसी से डरना नहीं है हमें। हम तय करेंगे कि हम कैसे हैं। हमें जो ईश्वर ने बना के भेजा है ना, वो बहुत अच्छा संतुलित भेजा है, किसी के प्रमाण में हम जाएंगे ही नहीं। जिसने हमें लिखा है ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ लेखक है, क्यों डरे हम किससे? कार्ल निक्सन नहीं, कार्ल कजिन्स नाम के एक लेखक की बहुत शानदार जानकारी देता हूं मैं। ये कजिन्स एक बहुत बड़े लेखक हैं और उनके जीवन में बहुत विशेष हादसा हुआ। एक दिन उनको पता चला कि उनकी सारी जो स्नायु है, मसल्स है, वो एक जगह पर रुक गए हैं। अब उनके हाथ से हिला डुला नहीं जा रहा। वो काफी परेशान हो गए कि मेरा हाथ नहीं हिल रहा, पैर नहीं हिल रहा, एकाएक से क्या हो गया। वो चले गए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। पहले तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले कि आपकी इसके ऊपर कोई उपाय नहीं है, या आपकी शरीर ने खुद के साथ अब लड़ाई छेड़ दी है। फिर वो चले गए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उन्होंने वहां पे जाके मेडिकल डिपार्टमेंट से बात करी कि भाई इसके लिए कोई मुझे हल बताएं, एकदम स्वस्थ अच्छा हलता डुलता आदमी एकाएक ऐसे कैसे डिस्टर्ब हो। उन्होंने उसके ऊपर कुछ जांच पड़ताल की और बोले कि साहब आप कुछ ही दिनों के मेहमान हो, हम आपके ऊपर जांच और सारे टेस्ट करेंगे, आप हमारे यहाँ भर्ती हो जाओ, जब तक रहना चाहो रहो, क्योंकि आप कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएंगे, सारी सुविधा आपके लिए मुफ्त है। ये कजिन्स जी ने एक बहुत शानदार किताब लिखी है साहब, आपको अगर कभी जीवन में कुछ पढ़ना है तो ऐसी चीजें पढ़ना। ये आदमी बहुत निराश हो गया और वैसे भी कुछ नहीं कर सकता था, बस बैठा था, हाथ पैर सब हिलना डुलना बंद हो गए, सारे मसल हिलना डुलना बंद। अस्पताल के रूम में भर्ती कर दिया गया। एक सप्ताह के बाद मित्रों को पता चला, एक मित्र मिलने के लिए आए और मित्र की वहां पे आने की और कुछ समय बिताने की एक बहुत बड़ी विशेष घटना हुई। जैसे ही उनका मित्र आया, दोनों बहुत खुश हो गए। सबसे पहले तो बहुत खुश हो गए, फिर बहुत सारी बातें हुई, फिर दोनों ने मिलके बहुत सारे पुराने छोटे छोटे चुटकुले जीवन की बातें करी। बहुत सारे ऐसे हादसे उन्होंने चर्चा किए जिसके उसमें उन्होंने उनको दोनों को बहुत आनंद आया, बहुत हंसे, घंटों तक हंसते रहे। देखिए मित्रों, शांति से समझिए, ये कजिन्स के जीवन की ऐसी चीज है जो हमारे हमारे अभ्यास में आनी चाहिए। एकाएक उसके मित्र को दिखा कि कजिन्स की उंगलियां थोड़ी सी हिली। लंबे समय तक वो हंसता है, लंबे समय से वो आदमी उसके साथ गपशप कर रहा है, हंस रहा है, और एकाएक से उसकी उंगलियां हिलती हुई दिखी। तो उसके दिमाग में एक तेज लहर दौड़ गई। बोला ये कुछ हम इस तरह से इसको सुलझाएंगे। दूसरे दिन वो वहां पे चला गया। चार्ली चैपलिन, मिकी डोनाल्ड और न जाने कितनी सारी
कार्टून फिल्म्स और बहुत सारी हंसी मजाक वाली मूवीज लगा के घंटों तक वो रोज अपने यार के पास, अपने दोस्त के पास बैठने लगा। जो आदमी 2-4 दिनों का ही मेहमान था, वो महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, उसको तो कुछ भी नहीं हुआ। सारा अस्पताल परेशान, ये आदमी, इसको कुछ भी नहीं हो रहा, ये तो कुछ पलों में जाने वाला था। क्योंकि मसल्स केवल हाथ पैरों की नहीं होती मित्रों, आपके आंतों की भी मसल्स है, आपके आंखों में है, आपके फेफड़ों में, सब जगह मसल्स है। मसल्स का रुकना यानी कुछ ही दिनों में आपका अंत हो जाता। 6 महीने हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन डॉक्टर बोले अब आपको थोड़ी जांच करके देखते क्या है। ये 2 मित्र अपने रूम में बैठ के हंसी मजाक में लगे पड़े। जैसे ही रिपोर्ट चेक की तो रिपोर्ट आया ये तो आदमी बिल्कुल सामान्य है, इसको क्यों यहाँ पे भर्ती किया है। सारा मेडिकल साइंस एक एक झटके में डिस्टर्ब हो गया। ये क्या हो गया, ये कैसे संभव है। जो आदमी संपूर्ण बीमार रूप में हमारे पास आया वो 100% सही कैसे हो गया। तो उसका कारण फिर खोजा गया। और जो ये आपके कजिन्स भाई साहब है, उन्होंने कहा कि मैं कितना भी कैसा भी हूं, मैं अगर मेरे प्रति खुश होने लगा, मैं मेरे को जैसा है वैसे स्वीकार करने लगा, मैं किसी के साथ तुलना नहीं करूंगा, मैं सबके साथ हंसी मजाक और बड़े आनंद में रहूंगा, बहुत अच्छी तरह से जीवन को सकारात्मक से देखूंगा, तो मुझे कुछ भी नहीं होगा, जो भी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। मित्रों, उसके बाद वो आदमी 50 साल जिया। उसने एक किताब लिखी है, एनाटॉमी ऑफ इलनेस। जी सर, इसका पढ़ा है मैंने इसको। एनाटॉमी ऑफ इलनेस यानी बीमारी का संपूर्ण शरीर विज्ञान, बीमारी का शरीर विज्ञान। और मित्रों, उसमें यही बताया कि आपकी सकारात्मकता, कोई जरूरत नहीं 120 200। बापू जी को कुछ नहीं हो रहा है, सुशीला नायर जी को कुछ हो गया। आप ये ध्यान में ले कि दैट इज एवरेज एंड गिवन बाय द WHO। व्यापार के लिए दिया गया ये सारे प्रमाण हैं। हर आदमी कुदरत की अलग बनावट है, किसी के प्रभाव में नहीं आना है, किसी के अभाव में नहीं जीना है। हम ईश्वर की श्रेष्ठ बनावट है। हम अगर शुद्ध भाव से खुश होके सबके प्रति अच्छे विचार करके जीवन जिएंगे, हमें कोई बीमारी नहीं होगी और हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा। जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। केवल प्रकृति से संघर्ष ही हमारे जीवन की आपत्तियों का कारण है। मम षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षित। प्रकृति से संघर्ष बंद करें, जीवन बहुत अच्छा है। जीवन को समझेंगे, विज्ञान को समझेंगे, हाथ को समझेंगे, अभ्यास को समझेंगे, लेकिन मेडिकल साइंस को भी मैं पढ़ाऊंगा। धीरे धीरे आपके दृष्टिकोण में, अभ्यास में बहुत इजाफा है। और एक 50 घंटों की कक्षा होने के बाद भी हम सभी लोग रिसर्च में जुड़ेंगे। जिन लोगों को मेरे साथ रिसर्च में इंटरेस्ट है, मैं सबको आमंत्रित करूंगा। हमारे पंढरपुर की संस्था के बहुत सारे रिसर्च चलते हैं, रिसर्च में जुड़े और हम सभी विश्व को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रिसर्च पेपर बहाल करें। क्यों ना इस अभियान को जीवन में ले। मैं कक्षा होने के बाद सबसे ये निवेदन करने वाला ही हूँ, आए हम नई पहल, नया अभ्यास करें। आज के लिए यही पर रुकता हूँ, 11 लगभग बज गए होंगे, 2 घंटे का सर, समय। हाँ सर सर। मैं बस एक ही बात बताना चाहता हूं सर। जी सर, जी सर। मैं भुक्तभोगी हूं सर इस बात का। सर, पहले करीब 20-25 साल पहले जो शुगर लेवल थे हाँ वो जी। 140 था। अरे अच्छा। फिर उसके बाद घटा के 130 कर दिया। ओके। फिर उसके बाद घटा के 120 कर दिया। ओहो। उसके बाद घटा के 110 कर दिया सर। अरे वाह। और सर अभी वो 100 कर दिया। दैट इज वाई 50% ऑफ पॉपुलेशन इज डायबिटिक इन इंडिया, एग्जैक्टली, because of these wrong standards given by WHO एग्जैक्ट, and set according to the business principles. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मैं यही कहता हूँ। आप का गोरखधंधा है सारा ये। जी सर, जी सर। हम
हम शुद्ध रूप से सब पढ़ेंगे सर, मजा आएगा, धीमी गति से जाएंगे लेकिन बहुत अच्छा करेंगे। और सभी लोग निश्चिंत हो जाए, कोई बीमारी आपके मन से बड़ी नहीं है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधाय विष्णु सक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। चलिए यहीं पे रुकते सर हैं। एक बात पूछना चाहती सबसे हूँ बड़ी इसमें। बीमारी, हाँ जी, सबसे बड़ी बीमारी है ये टेस्ट। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही जिस कहा। दिन आपने टेस्ट करवा लिया, आपको 4 बीमारियां निकल आएंगी। एग्जैक्टली सर, बस बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही। लेकिन सर एक बात पूछना चाहती हूँ, ठीक है मैं भी नहीं मानती जैसे डायबिटीज की वैल्यूज हैं या बीपी की वैल्यूज हैं उसको कि इन्होंने वैसे ही सेट किया हुआ है, लेकिन अगर बॉडी में प्रॉब्लम्स हो रही हैं उससे रिलेटेड तो क्या कहेंगे, वो प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं? देखिए, बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है तो आपके संतुलन में निश्चित रूप से कहीं कमी आई है, लेकिन उस कमी को निष्पादित करने के लिए आपके पास सकारात्मकता, उचित आहार और तनाव रहित जीवन आ गया, सारी दुविधाओं को आप खत्म कर देंगी। अगर आप डर गई, आपने आपको एक तनाव में ले लिया कि भाई मुझे अब डायबिटीज हो गया है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, वो बीमारी ना होते हुए भी बीमारी आपकी बहुत बढ़ जाएगी और संभवतः वो आपको चपेट में लेके खत्म कर देगी। और अगर आप उसको बड़ी सावधानी से, तनाव रहित, अच्छे आहार विहार और विश्रांति के साथ जिएंगी, डायबिटीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, थोड़े दिनों में डायबिटीज निकल जाएगी, संतुलन पुनः आ जाएगा। हमारी बॉडी बगैर दवाई के स्वयं खुद को ठीक करने के लिए 100% सक्षम है। ये बहुत बड़े रिसर्च है, अगर आप पढ़ेंगे हैरान हो जाएंगे। सर मेरठ में ना एक नेचुरल थेरेपी का सेंटर है। वहाँ शुगर के मरीज को 1 महीने के अंदर बिल्कुल 100% ठीक कर देते हैं बिना किसी दवाई के, नेचुरल थेरेपी के द्वारा। मेरठ में सेंटर है सर एक। बहुत बढ़िया। बड़ी शादी सर दिल से उसका जुड़ा मैं एक उदाहरण देती हूँ। मेरी सगी रियल नंद है सर, 65 साल के आसपास उनकी उम्र है, और उनको डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था, मैक्स जो हॉस्पिटल है सबसे बड़ा दिल्ली में, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था ये 2-2.5 महीने की है, इनको कैंसर है। जी, और उनकी उम्र बता दी उन्होंने कि 2-2.5 महीने हैं, बस इनकी जाकर सेवा कर लीजिए आप, और उनकी कीमो शुरू कर दी। अब क्या हुआ कि जहाँ का रंजीत साहब बता रहे हैं कि मेरठ में लेके गए थे उनको, कौन सा है वो सर हाँ हॉस्पिटल? हाँ वो आयुष, हाँ पांचोली में है, वहाँ पे नेचुरल थेरेपी का हाँ हाँ। सेंटर है, 40 साल पुराना तो सेंटर है। वो सर, वो थोड़ा सा ही उनका ट्रीटमेंट हुआ था, 1-1.5 महीने का। वो हाँ उठ के चल रही हैं, सारे काम कर रही हैं, खा पी रही हैं, उनकी कोई कीमो नहीं हो रही, जबकि उन्होंने मैक्स वालों ने बिल्कुल सही। 2-3 हाँ कीमो पर कर दी थी, कैंसर का और बिल्कुल कैंसर का इलाज फ्लैट भी से सर, लगा दिया था सर उनको। कैंसर का इलाज भी 1 महीने में बिल्कुल ठीक कर देते हो, बिना किसी बिल्कुल। दवाई के, नेचुरल थेरेपी के द्वारा कैंसर भी ठीक होता है वहाँ पे। महिला भोजन बनाती है, सारे काम कर रही है, आराम से घर में रह रही है। क्या बात है। और वहाँ पे सेंटर में गए कितने साल हो गए होंगे लगभग उन्हें गए हुए वहाँ पे? उनको 6 महीने हुए हैं सेंटर में। देख लो, 2 महीने वहाँ अब तो बिल्कुल कम सही है। जाते हैं, अब तो महीने में एक बार दवाई लेने जाते हैं, हाँ बस हाँ, अब नहीं जाते बहुत ज्यादा। अच्छा सेंटर है वो मेरठ का। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा ही है। सर। हम टेंशन, हाँ सर जी, हाँ यहाँ जी, पे मीनू जी, हाँ जी। सर मैं बात कहना चाहूंगी यहाँ पे, जैसा आपने अभी बोला ना कि प्रकृति के साथ रहे, और इसका सबसे बड़ा जो अच्छी जो चीज है वो है कि आप खुश रहें। किसी भी स्थिति में आप जितना पॉजिटिव और खुश रहते हैं तो आपको बिल्कुल बीमारी उतना कम घेरती है। बिल्कुल अब सही। आपने जो आपने 120 और 80 की बात करी ना बीपी की, जी। इसकी मैं अभी करीब करीब पिछले 6 महीने से, क्योंकि काम का एक्सर्शन कई बार बहुत ज्यादा होता है, हम्म। तो बढ़ने जैसा फील होता है कि आपको कुछ थोड़ा सा एबनॉर्मल लग रहा है अपनी बॉडी के साथ। तो जैसे मैंने 2-3 जा करके चेकअप कराया, तो उन्होंने हमेशा 130, 135, 140, 145 ऐसे उन्होंने मेरा मेजर करके बताया। जी। फिर उन्होंने तुरंत बोला कि दोबारा चेक हुआ और आपका ज्यादा है तो आप मेडिसिन शुरू कर दें। मैं हर बार चेक करा के आती हूँ सर, मैं कभी भी आके मेडिसिन नहीं मैंने खाई, और वो 2 से 3 दिन में मेरा अपने आप ऑटोमेटिकली नॉर्मल आ जाता है। तो एक्चुअली मेरा बीपी तो ऑलमोस्ट 30-40 के आसपास रहता ही है, जी। तो मैं उसको नहीं मानती ज्यादा है। जब बहुत वो, शानदार। हाँ कभी, और वो तो हाँ एज के तो हिसाब से बढ़ता भी है ना, आपकी जो एज के हिसाब से सही है, बिल्कुल सही है, बढ़िया फिट फॉरवर्ड। उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो मैं क्यों मानूं कि मेरा बीपी बिल्कुल हाई बिल्कुल हुआ पड़ा सही है। दृष्टिकोण, बहुत अच्छा दृष्टिकोण, बहुत अच्छा दृष्टिकोण, बहुत एक अच्छा। चीज और पूछनी थी, क्या ये पॉसिबिलिटीज के दो हाथ हैं, तो दोनों हाथों में किसी में अनामिका बड़ी हो और किसी में
आपकी तर्जनी बढ़ी हो, ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो इसके दोनों के जो हमारे प्रिडिक्शन रहेंगे वो चेंज हो जाएंगे। सही है ना? बिल्कुल। और आपने जो जितनी चीजें अभी यहाँ आज बताई स्पोर्ट्स से कनेक्टेड या जो कुछ चीजें और आपने पॉइंट्स बताए हैं, वो काफी चीजें बहुत ही सटीक लगी मुझे। और 100% मैं कि वो बिल्कुल सही है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैच करती हैं कुछ कुछ, मतलब हाथों के उस पे जो मैंने देखे हैं। और उस पे चर्चा करेंगे हम लोग बाद में। बिल्कुल तो आपका ये अभ्यास था ना सर, मतलब मैं कहूँगी कि इतना बेहतरीन, और आपके साथ जुड़ के सच में हमें बहुत मजा आ रहा है। और जीवन पर्यंत हम जुड़े रहेंगे आपके साथ सर। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो फोटो लगवाया है ना नीम करोली बाबा और हनुमान जी का, ये हमारे कुल देवता हैं। कुल देवता के आप भी उपासक हो, हम भी उपासक हैं। आप, मेरे इष्ट है सर हनुमान जी। आपका ऐसा ही आशीष और मार्गदर्शन मीनू बना रहे। मीनू साहिबा बहुत मीनू धन्यवाद। साहिबा, सर से जुड़ के आपको कैसा लग रहा है, प्लीज बताएंगे? अरे सर बड़ी आपसे नहीं बहन सच है में मेरी काफी वो। टाइम। थैंक यू सो मच सर। आवाज नहीं आ रहा है। मीनू जी का थैंक यू सो आवाज। मच सर। धन्यवाद। चलिए आज यहीं पे विश्राम करते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। सर धन्यवाद। बहुत अच्छी क्लास थी, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू सर। सर थैंक यू। धन्यवाद सर। सर। राधे राधे राधे।